अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ चेक कर लें काइंडली, आवाज़ आ रही है मेरी सबको ठीक से? ठीक है, लाउड क्लियर है। सारे देख लें एक दफ़ा फिर भी, जिससे ताकि, क्योंकि पिछली दफ़ा कुछ बच्चे बता रहे थे इश्यूज थे उन्हें आवाज़ के हवाले से। ये ठीक है, क्लियर है। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जो नहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। सबसे पहले जो है मैं यहाँ आपको रिसर्च करता चलूँ कि कुछ बच्चों को इश्यूज आ रहे थे पोर्टल के हवाले से।
तो काफ़ी हद तक तो लोगों के इश्यू सॉल्व हो गए थे, लेकिन कुछ के बच गए हैं। वो भी इंशाल्लाह ताला जो है आज कल में हम उनके जो इश्यूज हैं रिजॉल्व कर देंगे। तो परेशान ना हो, कोई मसला होगा तो वो भी हम जो है। कंप्यूटर का कर लो। चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम है। सबसे पहले जो है हम पिछला लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था और कहाँ तक हमने ये अपना लेक्चर जो है वो छोड़ा था। हम जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है और आज ये हमारा जो है फोर्थ लेक्चर है जो हमने स्टार्ट किया है। ये हमारे ईमेल नंबर और अकाउंट नंबर वगैरह दिए हुए हैं, किसको कोई इशू है तो वो हमसे डायरेक्टली कंटेक्ट कर सकता है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ओवरव्यू पढ़ा। उसमें हमने फाइनेंशियल फाइनेंस को देखा, हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखा, फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे, अप्रोचेस देखे, फंक्शंस देखे। ठीक हो गया। फिर हमने जो है सेकंड लेक्चर अपना सेकंड पार्ट जो है वो शुरू किया। वो क्या था, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी। हमने फिर जो है इसको शुरू किया। अकाउंटिंग की जो मेन टाइप्स हैं वो तीन, दो में अकाउंटिंग को डिवाइड किया जाता है। पहले अकाउंटिंग की कोई टाइप नहीं हुआ करती थी। हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का नाम है। तो बाद में जैसे ही मॉडर्न अप्रोचेस आई, जैसे ही एडवांसमेंट आई, तो जरूरत पड़ी कि अकाउंटिंग को भी एक पार्ट्स में तकसीम किया जाए। तो उसमें से जो है फिर दो टाइप्स बनाई गई। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नाम दिया गया, दूसरी को मैनेजमेंट अकाउंटिंग या मैनेजरियल अकाउंटिंग का नाम दिया गया। मैंने बताया आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की उनको रिकॉर्डेड करने के बारे में, बिजनेस की जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं रिकॉर्ड करने का नाम। वो जब से ट्रांजेक्शन जो है वो कंडक्ट हुई वहाँ से लेकर पूरे साल जो है उसमें उनका एट द एंड साल के आखिर में आखिरी दिन में उसका क्या स्टेटस रहा, उस सब को रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नाम दिया गया। और मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन करती थी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो रिपोर्ट प्रोवाइड करती थी उनके ऊपर जो मैनेजमेंट जो है वो सारी डिसाइड करती थी कि उस कंपनी ने आगे क्या करना है, नेक्स्ट उसके प्रोजेक्ट्स कौन से होंगे, उसे कितना नफा आया है, नफा उसने कहाँ लगाना है, प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं, अकाउंट्स के सरप्लस हैं वो उन्होंने कहाँ लगाने हैं, या कोई डेफिसिट है तो उसको किस रिकवर करना है। या इट्स मीन के जो मैनेजमेंट जो भी टोटल डिसाइडेड करती थी, डिसीजन लेती थी, वो किस अकाउंटिंग में लेती थी, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग या मैनेजरियल अकाउंटिंग में लेती थी। उसके बाद फिर जरूरत पड़ी कि उस मैनेजमेंट को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। एक हिस्सा ऐसा बनाया जाए जो सिर्फ कॉस्ट को देखेगा या देखेगा कि हमने कीमत कितनी रखनी है, प्राइस कितनी रखनी है, मीन्स कि हमने प्राइसिंग क्या रखनी है किसी भी चीज़ की। और मैनेजमेंट को ये एक हिस्सा था। दूसरा हिस्सा फिर बनाया गया कि वो एक मैनेजमेंट का ऐसा हिस्सा भी बनाया जाए जो क्या देखे, फाइनेंस को चेक करे, फाइनेंस को देखे कि फाइनेंस कहाँ से आएगा, किस तरह जो है वो उसकी अरेंजमेंट होगी, वो कहाँ पे लगाया जाएगा, कौन से मुनाफा बख्श प्रोजेक्ट्स होंगे वहाँ पे लगाया जाएगा। तो उसमें क्या होगा, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाया। इससे क्या हुआ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को बाद में दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग बना दी गई, दूसरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग बना दी गई। मीन्स के एक जो था मैनेजमेंट का जो ग्रुप था वो देखता था कॉस्ट के हवाले से इश्यूज को, दूसरा जो है वो देखता था फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इश्यूज को। तो ये हमने पढ़ा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या था, कि कोई भी फाइनेंस को या फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को प्लान करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना और कंट्रोलिंग करना, उसको हमने कहा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। जैसा कि फंड्स जो हैं उनको प्रोक्यूर करना है, उन्हें हासिल करना है और फिर उन्हें कहीं अच्छी जगह पर लगाना है कारोबार के फाइनेंस को,
तो इसे हमने क्या कहा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा। अच्छा, तो इसके बाद जो है फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक जो था वो शुरू करना था, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने कुछ पिछले डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देखे हैं, तो एक पेपर कंपलसरी सीएसएस का जो है उसमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लाजमी आता है। इट्स मीन के एक जो है एनालिसिस हो गया आपका ये चैप्टर, और इसके अलावा एक चैप्टर जो है आपका बजटिंग वाला। ये दो चैप्टर ऐसे हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि इंशाल्लाह 70% चांसेस हैं कि इन दो चैप्टर से सवाल आएगा, क्योंकि पिछली हिस्ट्री जो है वो बता रही होती है कि आप लोगों ने पेपर की सेटिंग क्या होनी है। अब जाहिर है जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर होता है वो 200 नंबर का पेपर होता है। उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है, उसमें एचआरएम होता है, उसमें मैनेजमेंट होती है, और एक दो सब्जेक्ट्स और होते हैं। तो एक पोर्शन जो उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, क्योंकि वो हमसे कंसर्न कर रहा है, तो हमने ज़रूरी देखना था कि वहाँ से किस किस्म के सवाल लिए जाते हैं जो सीएसएस के लिए हैं। ऑल दो के हमारा जो है सीएसएस से कंपैरिजन तो नहीं हो सकता। वॉल्यूम ठीक है, वॉल्यूम ठीक है। दिखाने मुझे बता दें, एक बच्चे का इशू आ रहा था कि वॉल्यूम में थोड़ा इशू है। ठीक है वॉल्यूम, ठीक है, यस, ओके। ये कुछ मोस्टली जो हैं उनके पास आ रहा है कि वॉल्यूम क्लियर है, कुछ के पास आ रहा है कि इशू है, तो मीन्स कि उनका अपना इशू होगा, हमारे एंड पे इस किस्म का कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी चेक कर लेता हूँ। अब आवाज़ क्लियर है? एक दफ़ा चेक कर लें, आवाज़ क्लियर है अब? राशिद अली जी क्लियर है, मीना जी क्लियर है। बाकी भी देख लें कि आवाज़ क्लियर है, अब कोई इशू तो नहीं है आवाज़ में? ठीक है, क्लियर है। चलें ठीक है, ओके, क्लियर है। तो हम कहाँ थे? हम सीएसएस के पेपर को डिस्कस कर रहे थे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पोर्शन होता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि उसमें किस किस्म के सवाल जो हैं वो देखे गए हैं। तो नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर में आपसे शेयर भी किए जाएं वो। तो उसमें जो है कहने का मतलब ये है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो इंटरप्रिटेशन है, एनालिसिस है, उससे एक सवाल जो है वो मोस्टली देखा गया है कि वो आता है, 90% वो सवाल आता है। और एक सवाल जो है वो बजटिंग से आता है। तो मीन्स के एक ये चैप्टर हमारा जो पार्ट है एनालिसिस वाला, और एक पार्ट जो होगा हमारा नेक्स्ट जो आएगा इसके बाद बजटिंग वाला। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, तो इसमें हम जो है सारे स्टूडेंट्स इनको लाजमी करेंगे, अच्छे से करेंगे। और इसमें कोई भी जो भी इशूज होंगे हम साथ साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है? सबसे पहले तो बारे में। तो एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस होता है कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो कोई भी कारोबार है वो अपने रिकॉर्ड को रखने के लिए कि उसने पूरे साल में उस कारोबार में क्या किया क्या नहीं किया, उसने कौन से किसी से लेन देन की, उसने कहाँ से क्रेडिट लिया, उसने किसी को पैसा दिया, उसने कहीं से उसने सेल की अपनी किसी को, उसने उधार पे सेल की, उसने कैश पे सेल की, उसने क्रेडिटर से लोन लिया, ठीक है,
या इसके अलावा उसने एसेट सेल किए, उसने एसेट्स परचेज किए, उस सारे रिकॉर्ड को रखने के लिए उसे ज़रूरत थी, कुछ रिकॉर्ड रखने के लिए कुछ एविडेंसेस की, डॉक्यूमेंट्स की उसे ज़रूरत थी। जब उसे उन चीज़ों की, सब चीज़ की ज़रूरत थी, तो उन्हें उसने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स में रखा ताकि वो साल के आखिर में वो क्लोज भी कर दे और उसे रिकॉर्ड रखा जाए 5-10 साल के लिए, ताकि कल को वो इस्तेमाल भी किया जा सके। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हमारे जो शॉपकीपर्स होते हैं, स्ट्रीट शॉपकीपर होते हैं, वो भी अपने रिकॉर्ड को रखने के लिए क्या करते हैं, किसी भी कॉपी लेते हैं या नोटबुक लेते हैं, वहाँ पे लिखना शुरू कर देते हैं। उनको हमने कहा कि वो क्या करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं और अकाउंट्स बनाकर उनके रिकॉर्ड लिख देते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपका अकाउंट हमारे पास ओपन हो गया है। जिस तरह हम बैंक में जाते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं, और वही अकाउंट हमारा सारा साल चलता है, साल के बाद उसकी क्लोजिंग होती है। इसी तरह क्या है कि कोई भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है, वो अपने अकाउंट्स को बनाने के लिए कुछ एविडेंस डॉक्यूमेंट्स जो है बनाती है। उन डॉक्यूमेंट्स को क्या नाम दिया जाता है, उन डॉक्यूमेंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम दिया जाता है। जिस तरह जो है एक शॉपकीपर कीपर जो है वो, अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें कि वो एक छोटी कॉपी जो है नोटबुक में सबके अकाउंट्स लिखता है, वो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इसी तरह जो बड़े कारोबार होंगे, जो बड़े बिजनेसेस होते हैं, क्योंकि वो बड़े लेवल पे होते हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है हर चीज़ अलग-अलग करके लिखना। तो उनके बड़े वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं जिनमें वो कारोबार का रिकॉर्ड रखते हैं, उन्हें वो क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक हो गया। तो फिर हमने अकाउंट के बारे में पढ़ा, ठीक है, क्योंकि वो एक अकाउंट्स जो यूज़ होता है वो छोटे लेवल पे छोटा यूज़ होता है, बड़े लेवल पे बड़ा यूज़ होता है, इसलिए बड़े लेवल पे बड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक हो गया। इसके बाद जो है अगला हम आज से स्टार्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो मालियाती गोशवारे कहते हैं जिन्हें। मालियाती गोशवारे मीन्स कि आपने कोई भी कारोबार में जो मालियाती ट्रांजेक्शन्स की या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की, उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो अगर हम इसकी जो है डेफिनेशन पढ़ें तो हम कहेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ए रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स दैट shows the financial activities and performance of a business। तो क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ऐसी रिपोर्ट्स हो सकते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, ऐसा प्रूफ हो सकता है जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज और परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस को शो करता है। अब यहाँ जो है यहाँ तक तो ठीक हो गया कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज को वो शो करता है, क्योंकि हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस की, उन्हें क्या करते हैं, हम इन डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जैसे ही कोई कारोबार किसी को कोई चीज़ देता है, कोई बिजनेसमैन जो है, बिजनेस जो है, वो जब जैसे ही किसी को कोई चीज़ प्रोवाइड करता है, कैश देता है या सेल करता है चीज़ को, तो वो क्या करता है, अपनी वो उसकी क्या कहलाएगी, वो उसकी फाइनेंशियल एक्टिविटी कहलाएगी। तो वो उसने सेल भी की, उसने मटेरियल परचेज किया, ठीक है, उसने किसी से लोन लिया, उसने किसी को लोन दिया, उसने कैश इस्तेमाल किया, उसने कुछ एक्सपेंसेस किए, उन सबको मिलाकर क्या कहेंगे, फाइनेंशियल एक्टिविटीज कहलाती है। वो अब उसमें मिलकर क्या कहलाती हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ठीक हो गया। जैसे हमारी जिंदगी में कोई भी एक्टिविटी होती है, सरगर्मी होती है, तो वो हमारी पर्सनल एक्टिविटी कहलाती है। और इस तरह कारोबार की जो एक्टिविटीज होती हैं वो क्या कहलाती हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज कहलाती हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर दूसरी टर्म जो यूज हुई है वो हुई है परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। वो क्या करती हैं, शो कराती हैं बिजनेस की परफॉर्मेंस को। कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या करती हैं, बिजनेस की परफॉर्मेंस को शो कराती हैं। इसका क्या मतलब है, जाहिर है, अगर हम अपनी ज़िंदगी से लेते हैं, हमारी पर्सनल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, और हम वो डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं किसी डॉक्यूमेंट्स में, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारी हमारी पर्सनल एक्टिविटीज़ को शो कराएगा ना वो डॉक्यूमेंट्स। इसी तरह ये डॉक्यूमेंट्स जो होता है जिसमें फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को हम लिख रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो वो क्या शो कराता है, वो हमारा वो हमारे परफॉर्मेंस को शो करा रहा होता है। ठीक हो गया। तो क्योंकि साल के आखिर में क्या किया जाता है, जो भी आपके जो एक्टिविटीज होती हैं, जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या करते हैं, साल के आखिर में दिसंबर में जाके ये क्लोज हो जाती हैं। और ये मालूम किया जाता है कि हमने क्या कमाया या क्या गवाया। तो क्या मीन्स के इसमें चेक किया जाता है साल के आखिर में कि हमारा प्रॉफिट क्या है और हमारा लॉस क्या है। वो किससे पता चलेगा, इन्हीं से पता चलेगा।
एक कैंडिडेट का सवाल है कि सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो नहीं होंगे सर। नहीं, ये मैं आपको एट बताऊंगा, न्यूमेरिकल सवाल जो है इसमें नहीं होंगे। लेकिन कुछ हद तक हो भी सकते हैं। 20% वो इस किस्म का सवाल देते हैं कि उसमें 20% तक आपको न्यूमेरिक लिखना होता है छोटा सा, और उसमें 80% तक आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है इन ब्रीफ में। वो मैं आपको जो है बाद में करा दूंगा। तो वो इतना सर इसमें ऐसा नहीं है कि 100% आपको न्यूमेरिक के पीछे लगा दिया जाए, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, कोई मैथमेटिकल टेस्ट नहीं है ये आपका। तो डोंट वरी, इसमें समझ स्वाद नहीं आता। तो क्या हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं? ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज और बिजनेस की परफॉर्मेंस को शो करते हैं। बिजनेस की परफॉर्मेंस को किस तरह शो करते हैं? ये हमेशा आप जो नॉन बिजनेस स्टूडेंट्स हैं वो याद रखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो साल के आखिर में जो भी कारोबार होता है वो उन्हें क्लोज करता है। ठीक है, मतलब कि क्लोज कर देता है, और नए साल के लिए वो क्या करता है, नए डॉक्यूमेंट्स जो है बनाता है, नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है हर साल के लिए। तो हर साल के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बनेगी, अलग अलग बनेंगी। अच्छा, अब जो है दूसरे अल्फाज में अगर हम इन्हें कहें, अगर हम इन्हें कहें तो ये क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स are a set of documents that show your company financial status at a specific point in time। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक हो गया। कि हमने जैसे ऊपर भी पढ़ा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, वो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है जो शो कराता है योर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटस, अपने जो बिजनेस है उसका, आपकी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस शो कराता है। मतलब कि वही बात कि वो क्या करता है, परफॉर्मेंस शो कराता है आपके बिजनेस का, ये फाइनेंशियल पोजीशन शो कराता है कि आपकी बार पोजीशन क्या है। तो कुछ स्टूडेंट जो हैं ये बार बार इन हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं, ये ख्याल करें। ये हमने जो है इस पे ब्रेक लगाया हुआ है कि जो स्टूडेंट्स छोड़ के दोबारा अलाउ करेंगे तो वो हमारी परमिशन देंगे सिक्योरिटी बेसिस बिना पर। तो ये लोग आउट ना करें बार बार। एक दफ़ा जो इन हो रहे हैं वो अपने नेट का खास ख्याल करें, और जो एक दफ़ा इन हो रहे हैं वो आउट ना हो जो सेशन के साथ। अच्छा, तो यहाँ तक तो बात समझ आती है कि ये क्या करता है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटस को या फाइनेंशियल पोजीशन को शो करा रहे होते हैं डॉक्यूमेंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहाँ से दूसरा हिस्सा इसका कहता है कि एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। इसका क्या मतलब है एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम? इसका मतलब ये है कि जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, अब ये भी आपका सवाल हो सकता है कि सर ये कब बनाई जाती हैं? ये जो है पूरे साल बनती रहती हैं, लेकिन जब ये साल के आखिर में क्लोज होती हैं, जो है अपने एंड होती हैं, तो वहां पर ये इन्हें एक क्लोज टाइम लगा दिया जाता है। कहा ये म्यूट कर लें, ये कुछ स्टूडेंट्स की जो है आवाज़ आ रही है जिनका स्पीकर ऑन है, कहा ये म्यूट कर लें अपनी चलें, हमने सबको अनम्यूट ही कर दिया है। अब माइक जो है आपका एट द एंड ही ओपन करेंगे। तो मैं ये बता रहा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये पूरे साल रिकॉर्ड होती रहती हैं किसी भी सूरत में। तो ये किसी भी सूरत में रिकॉर्ड हो सकती हैं, वो अलग अलग रजिस्टर में भी रिकॉर्ड हो सकती हैं, वो कंप्यूटर में भी किसी कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो सकती हैं, वो जो है मैनुअल रिकॉर्ड हो सकती हैं। जब वो डिफरेंट जगह पर वो रिकॉर्ड हो सकती हैं, मिसाल के तौर पर एक ऐसा रजिस्टर होगा या एक डॉक्यूमेंट होगा जिसको बस कंपनी क्या करेगी, सिर्फ अपनी सेल रिकॉर्ड करेगी। एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होगा जिसके ऊपर कंपनी क्या करेगी, अपने परचेज रिकॉर्ड करेगी। एक अलग ऐसा डॉक्यूमेंट्स होगा जिसके ऊपर कंपनी जो है किसी को कैश दे रही है तो उसे रिकॉर्ड करेगी। एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होगा जहाँ पे वो कंपनी किसी से लोन ले रही है तो उसे अलग से वो क्या करेगी, रिकॉर्ड करेगी। जब वो साल का आखिर खत्म होता है तो वो कंपनी क्या करते हैं, जितनी भी कंपनीज है पाकिस्तान में, कहीं भी कंपनी उनके लिए लाजिम होता है ये। अच्छा, जैसे ही साल खत्म होता है तो वो क्या करते हैं, उनसे रिक्वायर किया जाता है कि आप जो है आप डॉक्यूमेंट्स बनाएं, इन्हें क्लोज करें, अपने जगह जगह से जो जगह जगह पे आपने एंट्रीज की हुई है इन्हें क्लोज करें और शो ऑफ करें जो है कि आपने कितना मुनाफा कमाया या कितना लॉस कमाया या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो वो क्या करते हैं, तो वो एक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स का कहलाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाता है, जो साल के आखिर में बनता है। उसमें वो सारे वो जो जगह जगह अपने अपने रिकॉर्ड रखा था उसे उसी में वो शो कर देते हैं। तो मीन्स का क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनती हैं,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो साल के आखिर में जाकर बनाई जाती हैं। और वो साल के आखिर में जब बनाती हैं तो वो एक खास आखिरी साल का आखिरी दिन लिखा जाता है उन स्टेटमेंट्स पर, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि एक खास टाइम है जिसमें वो उस दिन के वक्त तक वो अपनी सारी पोजीशंस जो है या स्टेटस बता रहे होते हैं कि हमारी कंपनी में कितना कैश पड़ा हुआ है, कितने सेल हुई है हमारी, कितना मुनाफा हुआ है, कितने हमारे एक्सपेंस थे, किसको टोटल हमने कितना लोन दिया या किसी से हमने कितना लोन लिया, या हमने जो है अपना जो ऑनर्स थे उनसे कितने हमने कैपिटल लिया या ऑनर इक्विटी ली, वो सारी उसको शो करा रहे होते हैं उस खास दिन तक। तो इसलिए क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या कराती हैं, डॉक्यूमेंट्स है, शो कराता है योर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटस को एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। तो आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम जो है इसे आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका कोई एक मकसद भी होता है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इसका मकसद होता है खास। इसका मकसद क्यों होता है, तो कुछ होती है कंपलसरी, कि कंपनियों को कंपलसरी किया जाता है कि वो क्या करें, अपने फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर कंपनी को कंपलसरी करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन जो है वो उन्हें कंपलसरी करता है अकॉर्डिंग टू कंपनी ऑर्डिनेंस या कंपनी एक्ट के तहत वो कंपलसरी होता है कि वो क्या करें, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शो करें साल के आखिर में। वो क्यों शो करें, वो इसलिए शो करें क्योंकि स्टेक होल्डर्स होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था स्टेक होल्डर्स को, उनसे होते हैं स्टेक होल्डर्स, ऐसा कोई भी फर्द, कोई भी इदारा, कोई भी चीज़ है जिससे कंपनी में इन्वॉल्वमेंट है या जिससे कंपनी से थोड़ा बहुत कंसर्न है, वो क्या कहलाते हैं, स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। अगर आप जो है मार्केट में शॉप जो है कोई प्लाजा है उसमें आप शॉप ओपन करना चाहते हैं, तो वो प्लाजा क्या है, आप उसके स्टेक होल्डर हैं। अब उस प्लाजे से क्या करना है, गवर्नमेंट ने टैक्सेस वसूल करना है, तो गवर्नमेंट भी उसकी स्टेक होल्डर है। अगर एक राह चलता शख्स है, उसने जाके प्लाजे से एक चीज़ सेल आउट करनी है, सेल करनी है या उसने चीज़ परचेज करनी है, तो वो भी स्टेक होल्डर है। वहाँ जो कानूनी इदारे हैं वो उस पर कानून लागू करते हैं उस प्लाजे के ऊपर, वो भी स्टेक होल्डर हैं। तो क्या कि कोई स्टेक होल्डर तो कौन से होते हैं स्टेक होल्डर, वो हर चीज़ हर एक आदमी कहलाता है जिससे कंपनी से कुछ ना कुछ कंसर्न होता है इस कंपनी के साथ, वो स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उस एसईसीपी क्यों जो है लागू करता है कि आप जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करें, वो इसलिए कहता है कि आप इस कंपनी में पैसे लगाते हैं ना, मुख्तलिफ लोग लगाते हैं। अगर आप आज एसईसीपी सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन की साइट ओपन करें, आप किसी भी कंपनी के शेयर परचेज कर सकते हैं, आप किसी को अगले दिन जाके सेल आउट कर सकते हैं। तो क्या है कि इन्हें कंपलसरी किया जाता है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो कराएं और उनके जरिए ताकि लोग देख सकें आपकी पोजीशन क्या है और आपके शेयर्स जो हैं, आपके जो हिस्से हैं मालिकान के आपके इसमें, वो परचेज कर सकें। क्योंकि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं ये अपने शेयर्स जो हैं ओपनली ट्रेड आउट कर सकती हैं, ये क्या कर सकते हैं, अपने शेयर ट्रेड आउट कर सकती हैं। इसमें जो लोग आते हैं वो अपने शेयर इसके किसी भी कंपनी के शेयर परचेज करते रहते हैं, बाद में वो सेल आउट कर देते हैं अगर उन्हें मुनाफा मिल रहा है। आज उन्हें एक शेयर मिला है 10,000 का, कल उन्हें 12,000 का वो मार्केट उसकी हाई हो गई है और कल 12,000 को सेल आउट कर सकता है। तो 2,000 से एक शेयर को मुनाफा आ रहा है, कल को वो शेयर परचेज कर देगा, सेल कर देगा, तो वो क्या है उसे 2,000 का मुनाफा मिल जाएगा। इसी तरह वो किसी और कंपनी के शेयर परचेज कर लेगा। तो ये सारा कुछ चलता रहता है। तो इसलिए जो है कंपनीज ऑर्डिनेंस है या एसईसीपी है वो कंपलसरी करता है इन्हें कंपनीज को कि आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शो क्या करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि आपकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, आप मुनाफे में हैं या लॉस में है। ऐसा ना हो कि आप स्टेटमेंट शो ही ना करें और लोग जो है उन्हें पता ही ना चले कि आपका कारोबार अच्छा है या बुरा है, आप मुनाफे में जा रहा है नुकसान में जा रहा है, वो आपके शेयर परचेज कर दें, उसके बाद क्या है उन्हें नुकसान हो जाए क्योंकि आप तो पहले ही लॉस में जा रहे थे, ऐसा हो सकता है ना। तो कुछ कंपनी इस हवाले से फ्रॉड भी करती हैं, इस हवाले से कुछ कंपनी जो है वो फ्रॉड भी करती रहती हैं। बहुत बड़े बड़े इश्यूज थे। एक जो है सर्बेंस ऑक्सले एक्ट 2002, शायद आई थिंक 2001 या 2 है, तो वो एक अमेरिका ने स्पेशली बनाया था, वो इसलिए बनाया था ताकि ये कंपनी जो है फ्रॉड करती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपनी गलत चीज़ें लिख देती हैं मुनाफा ज़्यादा शो करने के लिए। तो उसके ऊपर उन्होंने एक कानून बनाया सर्बेंस ऑक्सले एक्ट। और वो क्यों बनाया था, एक मशहूर कंपनी थी, वो अपने जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसने एक कारोबार शुरू किया था गैस का। तो क्या है कि उसने 1985 में कारोबार शुरू किया था और वो 2001 में वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी गैस फील्ड में। तो जब वो क्यों बनी थी, क्योंकि लोग कहते थे कि इसका मुनाफा बहुत अच्छा है, क्योंकि उसने शो कराया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत अच्छा मुनाफा शो कराया था, इस वजह से वो क्या किया था,
लोगों ने उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड किया, उसके शेयर परचेज करना शुरू किए। जब उसकी डिमांड उसके शेयर की बढ़ गई तो उनकी कीमतें भी बढ़ गई शेयर की, और उसके शेयर आसमानों को छूने लगे। उन्होंने बड़ा कैपिटल कमाया। लेकिन बाद में जब इंकशाफ हुआ 2001 में जाके कि वो क्या करते थे, वो फ्रॉड करते थे उस सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। वो वहाँ एक्सपेंस कम शो कराते थे, रेवेन्यूज या सेल्स ज़्यादा शो कराते थे, जिससे लोग जो है इस्तेमाल करते थे। और जैसी ही उसके ऊपर इंक्वायरी हुई है जो है, आप अगर, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, अगर आप चेक करें तो इसमें बड़े सदर तक जो है वो इन्वॉल्व थे। इसमें बिल क्लिंटन हो गया, या और उसके कुछ साथी थे, या कुछ और लोग थे जो है इसमें शामिल थे इस सारे बड़े फ्रॉड में अमेरिका के। क्योंकि वो कंपनी क्या करती थी, पैसे खिलाती थी ताकि वो कानून ना बना सकें। एट एंड क्या हुआ था, वो उसकी किसी तरह लीक आउट हो गई, उसके सारे एविडेंस, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के गलत बनाते हैं, उससे बड़ा लॉस हुआ, और वो जो है डिफॉल्ट कर गई थी वो कंपनी। तो कहने का मतलब क्या था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जो ऑब्जेक्टिव मकासद हो सकते हैं, उसके मकासद क्या है कि ये क्या करता है, टू नाउ द करंट पोजीशन ऑफ द कंपनी, कंपनी की करंट पोजीशन बता रही होती है ताकि लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकें या उसमें इन्वेस्ट ना कर सकें, देख सकें ये कंपनी मुनाफादेह है या नुकसानदेह है। इसलिए वो क्या करते हैं, वो इसमें चेक कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो ये क्या करती है, फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है, एलिमिनेटिंग द डिस्क्रिपेंसीज इफ एनी। तो ये क्या करती है, एलिमिनेट करती है कुछ डिस्क्रिपेंसीज जो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ सकती हैं, जो गलतियां आ सकती हैं। तो वो क्या करते हैं, साल के आखिरी में जब सारे अकाउंट जो है वो क्लोज होते हैं इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो उन्हें पता चल जाता है कि कहीं पे जो है फ्रॉड हुआ है हमारी कंपनी के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, या कोई सी चीज़ जो है वो हमने गलती से कर बैठे हैं। तो वो क्या है कि इन स्टेटमेंट्स में पता चल सकता है। वो मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊँ तो पता किस तरह चलता है। वो एक बड़ी एक अकाउंटिंग प्रिपरेशन यूज होती है जिसके जरिए ये चीज़ें पता चलती हैं। तो ठीक हो गया। इसके अलावा क्या है, फ्यूचर डिसीजंस जो हैं वो लिए जा सकते हैं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक अच्छा मुनाफा आया है आपकी कंपनी को, आपको पता चला है कि मुनाफा कहाँ से पता चलेगा, जब आपकी कंपनी की स्टेटमेंट्स बनेंगी। तो आपकी कंपनी ने क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, उसमें आपको मुनाफा बिलियन ट्रिलियन का हुआ, तो जो है आप फ्यूचर के अच्छे डिसीजंस कर सकेंगे। आपके जो मैनेजमेंट है या फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो अच्छे डिसीजंस कर सकेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो बैठकर अच्छा फैसला करेंगे कि हमारा मुनाफा अच्छा है, बजाय इसके कि हम इससे थोड़ा डिवाइड कर देते हैं, जो डिविडेंड थोड़ा देते हैं, और रिटर्न अर्निंग जो है इसके में से रिटर्न जो है वो ज़्यादा हिस्सा कर देते हैं, ताकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं फ्यूचर में वहाँ पर लगा सकें। उससे क्या होगा, कारोबार की वैल्यू इंक्रीज होगी। अच्छा, वैल्यू से मुझे याद आया, कुछ बच्चे जो ऐसे थे जिन्हें मैंने पिछले असाइनमेंट दी थी वैल्यू मैक्सिमाइजेशन की। तो यहाँ पर मैं उन्हें बता दूं, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक ही चीज़ है। वैल्यू वेल्थ को ही कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ठीक है। वो वहाँ से जो है उस पर निशाना हो। चौथा इसका क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव इसका हो सकता है मिनिमाइजिंग द चांस ऑफ फ्रॉड। इसमें कुछ किस्म के फ्रॉड होते हैं, वो इसमें उनके चांस बहुत कम हो जाते हैं। ऑल्दो फ्रॉड जो है वो ज़ाहिर है चीज़ में पाया जाता है और फ्रॉड को आप 100% क्लियर नहीं कर सकते। इंटरनेशनल लॉ है, स्टैंडर्ड है, वो भी आपको 5% जो है उसका एरर देता है, मार्जिन एरर देता है कि कोई भी चीज़ है उसमें 5% जो है वो एरर पाया जाता है। जैसा कि अगर कोई भी कारोबार है या कोई भी इंसान की जिंदगी है, उसमें भी काफ़ी एरर्स हो सकते हैं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, तो इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। इंसान ही बनाता है ना उस डॉक्यूमेंट्स को, भी हो सकता है उसमें गलती भी हो सकती है। तो ये फ्रॉड के चांसेस को मिनिमाइज कर देती है। इसके अलावा ये चार ही ऑब्जेक्टिव्स नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, ये तो वो हैं जो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा आप हज़ारों जो है आप और भी 10-15 इसके ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं। आप बना सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड आउट करती है, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये कंपनी की मार्केट को हाई कर सकती है, उसके प्राइसेस को हाई कर सकती है शेयर्स की। वो किस तरह कर सकती है, जाहिर है जब प्रॉफिट आएगा तो लोग भागेंगे इस कंपनी के शेयर परचेज करेंगे कि ये तो प्रॉफिट कमा रही है, तो इसलिए क्या है, तो वो क्या करते हैं, ये उनका कॉन्फिडेंस भी हाई करता है और लोगों के इंटरेस्ट को भी बिल्ड आउट कर सकती है। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, आप और कोई ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। हम मैं ज़्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाता इस सवाल में। तो ये सवाल इजीली आप कर भी सकते हैं, अगर पेपर में आ भी जाता है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो क्योंकि लेक्चर ज़ाहिर बड़ा लेंथी हो जाता है यहाँ इस तरह का। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए इसके। इसके आगे अगर हम चलें तो हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो होती हैं, बिल्कुल होती हैं। हमने पढ़ा कि जो एक गली में जो एक शॉपकीपर होता है वो एक ही किताब बनाता है, मतलब उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही होती है, उसमें सबके अकाउंट लिखता है वो। लेकिन जो बड़े बड़े कारोबार होते हैं वो एक जगह नहीं लिख सकते, क्योंकि उनका कारोबार में इतनी ट्रांजेक्शन होती हैं, डेली उनकी ट्रांजेक्शन हंड्रेड्स हो रही होती हैं, हज़ारों ट्रांजेक्शन डेली हो रही होती हैं। तो वो किस तरह एक महीने में उनकी लाखों ट्रांजेक्शन होती हैं,
तो वो एक ही डॉक्यूमेंट्स में तो सारी चीज़ें नहीं बना सकते। अगर एक चीज़ में बनाएंगे, एक डॉक्यूमेंट्स में वो बनाएंगे, तो सारी मैशअप हो जाएगी, चीज़ मिक्सअप हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, उन्हें लॉस होगा, या वो चीज़ें वो कवर नहीं कर सकेंगे। इसलिए वो जो है वो मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स बनाते हैं। अब वो स्टेटमेंट्स कितनी हो सकती हैं? एक कारोबारी पर्सन है या शॉपकीपर है, वो एक स्टेटमेंट बनाएगा, लेकिन बड़े कारोबार नॉर्मली 4 या 5 किस्म के स्टेटमेंट्स बनाते हैं। जो इंटरनेशनल जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि 4 किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जब मालियाती गोशवारे हो सकते हैं किसी भी कंपनी के। लेकिन जो लोकल ऑथर हैं या कुछ जो है अमेरिकन लॉ है, वो ये कहता है कि 5 होते हैं ये। लेकिन नॉर्मली आप देखेंगे 80% बुक्स में वो 4 ही बताए जाते हैं। जो पांचवा है वो पार्ट ऑफ द फोर्थ का हिस्सा ही बनाया जाता है, ना कि वो अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा होता है। लेकिन आप हाउ एवर आप उसे अलग भी लिख सकते हैं, इसका पार्ट भी बना सकते हैं, उसमें कोई राय नहीं है। तो 4 किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जो कोई भी कारोबार बनाता है। वो कौन कौन सी होती हैं? तो वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कौन कौन सी हो सकती हैं? वो बैलेंस, वो सबसे पहले होता है इनकम स्टेटमेंट। वो क्या होता है? सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट होता है। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? जैसे नाम इनकम से है, इनकम क्या है? आमदनी। स्टेटमेंट क्या है? दस्तावेजात, स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट मतलब कि आमदनी की स्टेटमेंट, मतलब कि जिस ऐसे स्टेटमेंट या ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें हम क्या लिखते हैं, अपनी आमदनी को शॉर्ट करते हैं उसमें, उसे क्या कहते हैं? इनकम स्टेटमेंट। इसे आगे जाके हम 1 बाय 1 भी पढ़ेंगे। यहाँ जस्ट आपको कंसेप्ट देना है कि ये क्या चीज़ है, उसके बाद हम इसे 1 बाय 1 पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे। अच्छा, दूसरी जो है वो है ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट। ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट मीन्स कि क्या है? सबसे पहले कौन सी बनाई जाती है? इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है, उसके बाद ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट बनाई जाती है। ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट का मैंने आपको पहले ही जिक्र किया था कि ऑनर इक्विटी होती क्या है। ऑनर इक्विटी वो अमाउंट होती है जो कंपनी के जो मालिक हैं, जो ओनर्स हैं, वो प्योरली जो कंपनी में जो पैसा लगा रहे होते हैं, इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो ऑनर इक्विटी कहलाती है। ठीक हो गया? मतलब कि कैपिटल का पार्ट होता है। मैंने आपको बताया था कि कैपिटल के 2 हिस्से होते हैं, वो ऑनर इक्विटी भी हो सकता है और डेट भी हो सकता है। बाद औक़ात कैपिटल का एक ही हिस्सा हो सकता है, वो ऑनर इक्विटी हो सकती है, जब कंपनी को उधार की जरूरत ना हो। ठीक हो गया? छोटी छोटी जो कंपनियां होती है ना, वहाँ पर ऑन इक्विटी ही कैपिटल होता है, क्योंकि वहाँ पर उधार पैसे नहीं लिए जाते। लेकिन जहाँ पर पैसे कंपनी में उधार भी लिए जाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे अरसे के लिए उधार दिए जाते हैं, वहाँ पर ऑन इक्विटी और डेट्स जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? लॉन्ग टर्म डेट्स और ऑन इक्विटी मिलकर क्या बना रहे होते हैं? कैपिटल बना रहे होते हैं। तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है। ठीक है? इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? इनकम स्टेटमेंट एक ही ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें क्या करता है, कोई कारोबार जो है वो अपने जितने भी रेवेन्यूज हैं या इनकम है, वो इनकम स्टेटमेंट में शो करता है, एक दस्तावेजात में शो करता है, इसलिए उसे हम इनकम स्टेटमेंट का नाम देते हैं। जब कोई कारोबार है उसमें जो इनकम बच जाती है या नुकसान होता है, फिर उसको लेकर एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि अब जो कोई भी कारोबार है जब वो इनकम स्टेटमेंट बनाएगा, उसमें या तो उसे पता चलेगा कि मैंने मुनाफा कमाया है, या उसे पता चलेगा मैंने लॉस कमाया है, लॉस में हूँ या मुनाफे में हूँ। अगर मुनाफा होगा या लॉस होगा, वो किसका जाएगा? वो जाहिर है नुकसान या मुनाफा किनका होता है? ऑनर्स का ही होता है ना। तो उन्होंने जो इन्वेस्ट किया हुआ था, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था, उनको उन्हें जो मुनाफा मिलेगा वो भी ऑनर्स को मिलेगा, जो लॉस होगा वो भी ऑनर्स की ही अमाउंट से निकलेगा। तो क्या है उसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है इनकम स्टेटमेंट का? वो डायरेक्ट इफेक्ट उसका कहाँ पे जाता है? इक्विटी स्टेटमेंट पर या ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट पे जाता है। अच्छा, यहाँ पर इससे मैं कुछ और नाम भी आपको बता दूं, काफी बुक्स में ये डिफरेंट नाम से आप देखेंगे। तो ऑनर इक्विटी जो है इसे रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट भी बाजुकात कहा जाता है। ऑनर इक्विटी को बाजुकात क्या कहा जाता है? ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट को बाजुकात रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ये आपने क्लियर रखना है। ठीक है? जब ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट बना दी जाती है तो उसके बाद बनता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब कि ऐसी शीट जिसमें चीज़ों को बैलेंस किया जाता है। इसमें मैं आपको फिर आगे फर्दर जाके बताऊंगा कि उसमें किस तरह चीज़ों को बैलेंस किया जाता है। यहाँ पे जस्ट हमने कंसेप्ट लेने के 4 किस्म की स्टेटमेंट्स होती हैं। कोई भी कंपनी अपने फाइनेंशियल पोजीशन को शो कराने के लिए 4 किस्म की स्टेटमेंट्स बनाता है। वो कौन सी होती हैं? इनकम स्टेटमेंट होती है, फिर वो हमने पढ़ा कि ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट होती है, फिर हमने तीसरे पे जा रहे थे कि वो कौन सी होती है? वो बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट क्या होती है? ये ऐसी शीट होती है जिसमें अकाउंट्स को बैलेंस किया जाता है। ठीक हो गया? बैलेंस इसका नाम इसलिए बैलेंस रखा है ताकि इसमें दो साइड्स के अकाउंट्स को बैलेंस किया जाता है। वो किस तरह बैलेंस किया जाता है वो मैं अभी इस लेक्चर में आपको इसका आइडिया दूंगा कि किस तरह बैलेंस किया जाता है। ठीक हो गया? इसके बाद जो आखिर में बनाई जाती है वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाई जाती है। वो कौन सी बनाई जाती है? स्टेटमेंट्स ऑफ कैश फ्लोज। कैश फ्लो किसे कहते हैं? ये नाम बड़ा सिंपल है, हम अपनी जिंदगी में भी देखते हैं कि कैश फ्लो जो है
इस घर का आउटफ्लो जो है, कैश आउटफ्लो बहुत ज़्यादा है, इस घर का कैश इनफ्लो बहुत ज़्यादा है। तो कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, कैश फ्लो का नाम दिया जाता है। कैश फ्लो मीन्स के जो कैश है आपका वो कितना फ्लो कर रहा होता है, कितना आ रहा होता है, कितना जा रहा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। कोई भी कंपनी में जो कैश होता है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी कंपनी जो है ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको, जो उस कंपनी को रनिंग करने के लिए, उसके बिजनेस एक्टिविटीज को रन करने के लिए, तो उसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कैश की होती है, क्योंकि कैश वो चीज़ है जिससे आप चीज़ें आसानी से ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। तो ये मोस्ट लिक्विड चीज़ जो होती है वो कैश ही होती है, जो आपके पास एट द स्पॉट फौरन जब आपको चाहिए अवेलेबल हो तो आप कुछ चीज़ ले सकते हैं अपने कारोबार के लिए। ठीक हो गया। तो उस कैश के जो इनफ्लो होता है, जो आउटफ्लो होता है, मीन्स के जो कैश रिसीट्स किए जाते हैं, जो कंपनी को आते हैं, जो कैश पेमेंट की जाती है, जो कैश जाता है, उसके लिए भी एक अलग स्टेटमेंट बनाई जाती है, उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक का नाम दिया जाता है। तो ठीक हो गया। हमने पढ़ा चार किस्म की स्टेटमेंट होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। पहले हमने क्या कहा कि फाइनेंशियल कंपनीज प्रिपेयर फोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम द समराइज्ड अकाउंट डेटा। तो वो क्या कहते हैं, समराइज्ड अकाउंट डेटा जो है उसका जो अकाउंट है, समराइज अकाउंट डेटा मतलब कि जो उसने जगह जगह अपने अकाउंट्स को लिखा था, लेता लेता कैश के लिए लेता लिखा था, उसने सेल के लिए लेता काफी बनाई थी, हर चीज के लिए लेता काफी बनाई थी, उसको समराइज करके उसको इकट्ठा करके चार किस्म की स्टेटमेंट बनाई जाती है, ताकि लोग जो है एक एक चीज को ना देखते फिरें और तंग ना हो, या जो है इदारे हैं जो हमारे, वो क्या करें, उन चार चीज़ों की तरफ ना जाएं, उन सारी चीज़ों की तरफ ना जाएं, बल्कि वो चार चीज़ों को देखें, वहीं से अंडरस्टैंडिंग कर लें इस कंपनी के बारे में। ठीक हो गया। चलें, ये चार किस्म की स्टेटमेंट्स थी जो हमने पढ़ा कि चार किस्म की स्टेटमेंट्स होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कहीं किन्हीं बुक्स में कुछ स्टूडेंट्स अगर वो पढ़ें तो ये पांच किस्म की भी होती हैं। जो पांचवी स्टेटमेंट होती है, नोट्स होते हैं वो। नोट्स जो हैं मतलब कि वो क्या होते हैं, नोट्स अलग से भी बनाए जाते हैं कि इन चार जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, ये चार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, इनमें जो जो तब्दीलियां रूनुमा होती हैं या कोई चीज़ें ऐसी लिखी जाती हैं जिनके लिए अलग से एविडेंस लिखा जाता है, कि कल को कोई हमसे पूछ ले कि ये चीज़ आपने किस तरह लिखी है या ये मुझे समझ नहीं आई, तो वो उसके लिए एक बैक लिंक होता है, बैक एक डेटा होता है, उस डेटा को अलग से नोट्स में लिखा जाता है, उस बैक डेटा को नोट्स का नाम दिया जाता है। इसलिए फुट नोट्स जो है, नोट्स जो है, उन्हें भी नाम दिया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। लेकिन आप जो इन चार के हद तक रहें तो बेहतर ही है। पांचवा जो है वो कम शायद नादिर इस्तेमाल किया जाता है, कुछ कंपनीज में इस्तेमाल नहीं भी किया जाता, लेकिन ये चार जो है हर कंपनी के लिए कंपलसरी है। क्लियर है। चलें, तो नेक्स्ट जो है वन बाय वन हम इन्हें जो है समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है फर्दर। फर्दर सबसे पहले हमने पढ़ा इनकम स्टेटमेंट को। ये इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था कि अगर पहले ज़मानों में क्या होता था, पहले ज़मानों में कोई एक काश्तकार होता था तो वो क्या करता था, वो पूरे उसने एक 4 माह का सीज़न चलाया है, या एक शॉपकीपर है उसने कोई कारोबार किया है, या आड़ती उसने कारोबार किया है, तो वो एक पेज पे जो है ना वो लिखता है कि मैंने कितनी मेरी आमदनी है और कितने मेरे अखराजात हैं। वो उस पेज पे अखराजात और आमदनी लिखता था उर्दू में, और आखिर में निकाल लेता था कि उसे नुकसान हुआ है या नफ़ा हुआ है। सेम वही चीज़ जो है उसे जब इंग्लिश में बनाया गया, उसी उसी के कंसेप्ट को लेते हुए बनाया गया, तो इंग्लिश में जो आमदनी थी उसे रेवेन्यू का नाम दिया गया, और जो अखराजात थे उसे एक्सपेंस का नाम दिया गया। तो क्या था कि वही काम जो एक अनएजुकेटेड पर्सन जो था, या पहले ज़माने के जो शॉपकीपर थे, वही एक वाइट पेज पे कर रहे होते थे, आमदनी और अखराजात लिख रहे होते थे, वही काम कंपनियों ने इंग्लिश में और एक प्रॉपर फॉर्मेट में करना शुरू किया, तो उसे क्या नाम दिया उन्होंने, इनकम स्टेटमेंट का नाम दिया। तो इनकम स्टेटमेंट क्या है, समरी ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम सच एज मंथ और ईयर। तो क्या है कि इनकम स्टेटमेंट क्या है, वो रेवेन्यू और एक्सपेंस की एक समरी पेज है, रेवेन्यू और एक्सपेंस के एक समरी पेज है, जो किसी खास पीरियड के लिए बनाया जाता है, जो किसी खास पीरियड के लिए बनाया जाता है। वो एक महीने के लिए भी बनाया जा सकता है, वो एक साल के लिए भी बनाया जा सकता है। ठीक हो गया। तो क्या था कि इनकम स्टेटमेंट क्या था, ऐसी स्टेटमेंट थी या एक समरी पेज था जिसपे कंपनी के रेवेन्यू और एक्सपेंस लिखे जाते थे। वो क्या कहलाते हैं, उसके इनकम स्टेटमेंट कहलाता है वो पेज। वो पेज जो है कंपनी जो है हर महीने के बेस पे भी बना सकती है और हर सालाना के बेस पे भी बनाई जा सकती है। अब रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू मैंने आपको बताया, रेवेन्यू अर्निंग्स होती हैं। ठीक हो गया। रेवेन्यू उसकी क्या होता है, आमदनी होती है किसी भी कारोबार की। अब रेवेन्यू को बाद बाद सेल का नाम भी दिया जाता है। बेसिकली सेल क्या होती है, सेल हमारी आमदनी होती है ना, हाल तो उसमें से एक्सपेंस बाद में हम निकालते हैं।
कोई भी चीज़ अब आप सेल आउट कर रहे हैं, आपके पास जो है आपने एक कारोबार छोटा सा शुरू किया है, आप क्या करते हैं, क्लॉथ सेल आउट करते हैं। अब क्लॉथ जो एक दिन में पूरे आपने सेल आउट किए, तो कोई आपसे जब पूछेगा कि यार आपकी कितनी आमदनी है डेली की, या आप कितना कमा लेते हैं डेली का, तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि मैं जो है तकरीबन मैं कमा लेता हूँ 10,000 रुपये। तो फिर वो पूछता है कि आपकी टोटल सेल क्या है, ये टोटल रेवेन्यूज कितने हैं आपके यहाँ पे। तो हम कहते हैं कि मेरे 1 लाख रुपए डेली की सेल है, या वो सेल जो क्या होता है वो रेवेन्यू ही होता है एक्चुअली उसका। वो जो बचा रहा होता है उसमें से रेवेन्यू जो है, सेल जो है उसमें से अपने एक्सपेंस लेस कर रहा होता है, बाकी जो बच रहा होता है वो क्या देता है, प्रॉफिट का नाम देता है। ठीक हो गया। तो आपने जो है नॉन बिजनेस स्टूडेंट्स ने रेवेन्यू और सेल से कभी आपने वो नहीं होना, परेशानी होना, कहीं पे रेवेन्यू इस्तेमाल होगा तो कहीं पे वो सेल इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया। तो हमने पढ़ लिया इनकम स्टेटमेंट को। इसके बाद जो है सेकंड जो है वो है अनर इक्विटी। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट भी आपके लिए रख दिया ताकि आपको पता भी चल सके इनकम स्टेटमेंट नॉर्मली उसका फॉर्मेट क्या होता है किसी भी कारोबार में। तो उसका फॉर्मेट क्या होता है इनकम स्टेटमेंट का, उसमें सबसे पहले क्या आती है, सेल आती है आपकी। इसी तरह होता है ना, जो आम पर्सन हो या आप भी अपने किसी कारोबार, आपकी किसी एक्टिविटी का आप अंदाजा लगा रहे होते हैं, सबसे पहले आप उस अपनी आमदनी लिखते हैं ना, रेवेन्यू लिख रहे होते हैं ना आप अपनी, कि रेवेन्यू क्या है। तो रेवेन्यू जो है उसके बाद आप क्या करते हैं, रेवेन्यू पोर्शन में आप क्या करते हैं कि हर मिसाल के तौर पर आपको जो कारोबार था उसमें 2,85,000 रुपये जो है वो आपने सेल हुई आपकी शॉप की, या आपका छोटा सा कारोबार था उसमें 2,85,000 की क्या हुई, सेल हुई। अब उस सेल से क्या होगा, उसी सेल में कुछ आपके अखराजात हैं। तो 2,85,000 की जो आपने चीज़ सेल आउट की है, इसमें ये चीज़ के कुछ अखराजात भी होंगे ना, ये चीज़ कितने की बनी थी, या इसके ऊपर बेचने के लिए कुछ एक्सपेंस आपने दरकार हुए, वो क्या कहलाता है, वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहलाता है। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर आपसे मतलब कि आपको नहीं समझाऊंगा फिलहाल, इसके ऊपर बाद में हम अलग से भी टॉपिक्स रखेंगे कि इनकम स्टेटमेंट के ऊपर अलग से रखेंगे, हम जो है ऑनर इक्विटी के बारे में अलग से रखेंगे। यहाँ पे जस्ट हम क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि 4 किस्म की स्टेटमेंट्स होती हैं। इनकम स्टेटमेंट कौन सी होती है, ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें हम अपने आमदनी और अखराजात शो आउट करते हैं, या सेल्स और एक्सपेंसेस शो आउट कर रहे होते हैं, वो क्या कहलाती है, वो हमारी इनकम इनकम स्टेटमेंट कहलाती है। और ये क्या शो करती है, हमारे साल के आखिर में या महीने के आखिर में हमारे मुनाफे या नुकसान को शो आउट कर रही होती है, बता रही होती है, उसे क्या कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, जो हमारी इनकम या अखराजात को शो करती है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है आपका। तो जो है इसके बाद क्या है, इनकम स्टेटमेंट के बाद टाइप 2 क्या थी, वो थी रिटेन अर्निंग। मैंने पढ़ा कि दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी होती है, वो होती है रिटेन अर्निंग, या जिसका दूसरा नाम वो क्या कहते हैं, ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट भी कहते हैं। अब वहां पर मैंने ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट लिखा है ये, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट। तो ये इसलिए लिखा है ताकि जो बच्चे जिनको नहीं पता उन्हें पता चल जाए, या उनके जहन में ये बात रहे कि रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट और ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट एक ही चीज का नाम है। ठीक हो गया। इनका रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट क्या होती है, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि कोई भी मुनाफा जो भी होता है ना किसी कारोबार का, तो वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर्स जो होते हैं, मैनेजमेंट क्या होती है, उस कारोबार का कुछ हिस्सा जो है मालकान जो होते हैं, ओनर जो है, उनमें डिवाइड कर देते हैं, उनमें तकसीम कर देते हैं। लेकिन कुछ हिस्सा जो है वो अपने पास रिटेन कर लेते हैं, कारोबार में ही रिटेन कर लेते हैं, ताकि वो कल को इस्तेमाल कर सकें, कहीं कारोबार को बढ़ा सकें, या कल को कोई नुकसान हो उसे उसमें से पूरा कर सकें, ताकि मालकान जो हैं, ऑनर्स जो हैं, उनके कैपिटल में नुकसान ना हो, कैपिटल में कमी ना आए। तो ऐसा जो है वो जिस स्टेटमेंट में कर रहे होते हैं, जिस पेज के ऊपर वो कर रहे होते हैं, उस मुनाफा जो उन्होंने कमाया था इनकम स्टेटमेंट में, जो उन्होंने शो किया, उन्हें मुनाफा या नुकसान हुआ, उसका आगे उन्होंने मुनाफा अगर है तो उसका कितना देना है आगे, या कितना उसका अपने पास रिटर्न रखना है, उसका जो सारा सिस्टम करते हैं, या सारा उसको जिस पेज के ऊपर इंतजाज करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे रिटर्न अर्निंग स्टेटमेंट का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें दो चीजें शामिल होती हैं। इसमें एक डिविडेंड शामिल होता है। डिविडेंड का मैंने आपको पहले ही बता दिया था। डिविडेंड का क्या है, डिविडेंड होता है कि मुनाफे का वो हिस्सा जो ऑनर्स में तकसीम कर दिया जाता है, उसे डिविडेंड कहते हैं। दूसरा इसका क्या होता है, दूसरा इसमें रिटेन अर्निंग होती है, मीन्स के मुनाफे का वो हिस्सा जो कारोबार में रख दिया जाता है आइंदा मुस्तकबिल के लिए, और जो है मुनाफे का वो हिस्सा जो कारोबार में रख दिया जाता है आइंदा के लिए, और वो मुनाफा
जो है तकसीम नहीं किया जाता ऑनर्स में, वो क्या कहलाता है, रिटेन अर्निंग कहलाती है। ठीक हो गया। तो रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट या ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट क्या है, वो ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें कारोबार के मुनाफे के हवाले से फैसला महफूज होता है कि उसमें से कितना दिया है कारोबार में के मालकान को, ओनर्स को, तो कितना वापस हमने रख लिया। ये सिर्फ इतनी है। देखिए बहुत आसान चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है ये। जो नॉन बिजनेस स्टूडेंट से जब उन्होंने सुना होगा पहले दफ़ा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, जब उन्होंने ये नाम सुना होगा, वो बड़े डर गए होंगे कि ये पता नहीं क्या चीज़ आ गई है। तो ये इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है। अब आपसे कोई भी पूछे, आप इजीली बता सकते हैं कि फाइनेंस स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। वो आप बता देंगे वो चार किस्म की होती हैं। आप बता देंगे कि इनकम स्टेटमेंट क्या होती है। आप बता सकते हैं कि इनकम स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें कंपनी की अर्निंग्स, इनकम और एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो इनकम स्टेटमेंट कहलाती है। आपसे कोई पूछे कि ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट क्या होती है, आप बता सकते हैं ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट होती है या ऐसी दस्तावेजात होती है या ऐसी समरी होती है या ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें कंपनी के मुनाफे के हवाले से बताया जाता है कि उस मुनाफे में कितना रखना है तो कितना ऑनर्स में तकसीम करना है। या आप इससे दूसरा नाम ये कह सकते हैं, ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें वो सारी चीज़ें या सारी वजूहत दर्ज होती हैं जिनकी वजह से ऑनर्स के जो इक्विटी थी या उसका कैपिटल जो था उसमें कमी या इजाफा रूनुमा हुआ या उसकी इक्विटी में जो भी तब्दीली वाक़ होती है वो इस स्टेटमेंट में शो की जाती है। मीन्स क्या हुआ कि रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें क्या है कि अर्निंग के बारे में बताया जाता है, मुनाफे के बारे में बताया जाता है कि उसका फर्दर क्या करना है। और इसमें ये है कि इसे हम कह सकते हैं ये ऐसी स्टेटमेंट भी होती है जो शो कर रही होती है कि ऑनर्स जो हैं उनकी इक्विटी में क्या तब्दीली रूनुमा हुई। उनकी इक्विटी में जो तब्दीली रूनुमा की जाती है वो एक पेज पर की जाती है, उस पेज को क्या कहते हैं, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट या ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक हो गया। अब जो है इसमें किस तरह कोई चीज़ें जो है इसमें किस तरह आती हैं या किस तरह लिखी जाती हैं वो मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा गया है रिटेन अर्निंग 1 जनवरी 2018। मीन्स के पिछले साल, इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि पिछले साल में हमारे पास कुछ मुनाफा हुआ, उस मुनाफे का कुछ हिस्सा जो है हमने क्या कर लिया, बिजनेस में ही रिटेन कर लिया, मतलब उसे रिटेन अर्निंग बना ली। और अगले साल में जाके 1 जनवरी को वो यहाँ शो करा दी कि ये रिटेन अर्निंग जो थी, फर्ज करें 10,000 जो थे ये कारोबार ने क्या किए, पीछे से बचा कर लेकर आए मुनाफे के वो हिस्सा था कारोबार ने अपने पास बचा के लेके आया। ठीक हो गया। प्लस इसमें अब इस साल में, अब ये था 1 जनवरी 2018, और अब हम स्टेटमेंट कौन सी बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं और वो साल के आखिर में बना रहे हैं, 2018 दिसंबर की बना रहे हैं। ठीक हो गया। ये वो थी जो ओपनिंग थी, मतलब कि जब कंपनी का अगला साल शुरू हुआ, पिछले साल में कुछ रिटर्न नहीं बचाई थी, यहाँ पर जाके वो क्या करती, ओपन करती कि ये वो है जो पिछली दफा बच कर आई थी, वो फर्क है 10,000 थे। प्लस इस साल में 2018 में ये मतलब कौन सी हुई, 2017 की ट्रेनिंग हुई, ये 2017 का हिस्सा हुआ, मुनाफे का वो हिस्सा हुआ जो कारोबार में रख दिया गया था। प्लस इसमें ऐड कौन सा कर दिया गया, इसमें ऐड कर दिया गया इस साल भी कंपनी को मुनाफा हुआ। पहले 10,000 हुआ था, इस साल जो है वो 7,000 हुआ। अब ये 10,000 का मतलब ये नहीं है 10,000 मुनाफा हुआ है, ये हो भी सकता है कि 10,000 पूरा मुनाफा ही हुआ हो और कंपनी ने कोई कोई डिविडेंड ना दिया हो, सारे के सारे 10,000 रिटर्न अर्निंग बना दिया हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो तब ये रिटर्न अर्निंग 10,000 ये पिछले साल मुनाफा था, वो सारी रिटर्न अर्निंग बन गई। ये भी हो सकता है कि 20,000 मुनाफा था 2017 का, उसमें 10,000 ऑनर्स को डिविडेंड दे दिया और 10,000 रिटर्न अर्निंग कर ली, वो 10,000 यहाँ पे आ गए जो रिटर्न अर्निंग की, इस तरह भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो इस साल में क्या कि इस साल में जो है 7,000 का मुनाफा कमाया कंपनी ने। अब इस साल में से जो 7,000 मुनाफा कमाया, इसमें से वो उसने क्या किया, 3,000 मालकान को दे दिए। 3,000 क्या किया, इसमें से मालकान को, ओनर्स को दे दिया, जो ओनर्स को दे दिया वो डिविडेंड खिलाया, मतलब कि उसने क्या किया, 3,000 डिविडेंड दे दिया। और उस 3,000 में से उसने क्या किया, 7,000 में 3,000 डिविडेंड दे के बाकी 4,000 बचा, 4,000 कंपनी में क्या कर लिया, महफूज कर लिया उसने। 4,000 का क्या किया, 4,000 उसने रिटर्न अर्निंग बना ली। अब पिछली जो साल की रिटर्न अर्निंग थी वो 10,000 आ रही थी, इस साल की जो रिटर्न अर्निंग के हैं वो 4,000 आ रही है, तो टोटल रिटर्न अर्निंग उसकी कितनी हो गई, 14,000 की हो गई। टोटल रिटर्न अर्निंग उसकी कितने की हो गई, 14,000 की। तो ये क्या है, ये 2018 के दिसंबर में जो रिटर्न अर्निंग आएंगी वो ये है। क्लियर है आपकी बात।
तो हमने क्या पढ़ा, रिटेन अर्निंग जो है उसमें ऐसी स्टेटमेंट है या ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट या रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट है जो क्या करती है, हमें प्रॉफिट के बारे में बताती है कि उस प्रॉफिट का हमने क्या किया, जो हमने एक साल में प्रॉफिट कमाया उसका क्या किया, जैसे हमने मालकान में से मालकान को कितना दिया, ऑनर्स को कितना दिया, और कितना हमें से फर्दर रिटेन अर्न किया, रिटेन किया हमने प्रॉफिट के साथ। तो इस सबको क्या कहते हैं, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट कहा जाता है। ओके है, चलें। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमने क्या पढ़ी, मैंने आपको पढ़ाया है बैलेंस शीट ऐसी एक शीट होती है, एक ऐसा पेज होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है जो क्या करती है, बैलेंसेस को बराबर कर दी होती है। अब पहले हम पढ़ लेते हैं वो बराबर किसना कहते हैं, वो बात की बात है, पहले हम पढ़ लेते हैं ये इसमें चीजें क्या क्या आती हैं। हमने पढ़ा कि इनकम स्टेटमेंट में इनकम एक्सपेंस दर्ज किए जाते हैं। हमने पढ़ा कि ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट में या रिटर्न अर्निंग स्टेटमेंट में जो मुनाफा होता है वो उसका तकसीम, उसकी डिवीजन बताई जाती है कि उसको कहाँ कहाँ किया हमने। अब आगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक ही ऐसी शीट होती है, ऐसी दस्तावेजात होती है जिसमें लिखा जाता है कि जो कंपनी है उसने उसके एसेट्स कितने हैं, उसकी लायबिलिटीज कितनी हैं, या उसमें स्टॉक होल्डर्स की इक्विटी कितनी है। इन तीन चीज़ों को जो बताया जाता है वो एक पेज पर बताया जाता है, उसे बैलेंस शीट कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने एसेट्स के बारे में क्या पढ़ा था, हमने एसेट्स के बारे में पढ़ा था, ये हमारे रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हमें करंटली या इन फ्यूचर हमें बेनिफिट्स देंगे, वो क्या कहलाते हैं, एसेट्स कहलाते हैं। अब अगर हम देखें तो आपने क्या किया, आपने प्रॉफिट एंड, एक बच्चे का अहमद का एक सवाल आया है कि प्रॉफिट और रेवेन्यू और सेम होते हैं, ये आप आखिर में पूछेंगे, फिलहाल ये ना पूछें, लिख लें अपने पास, नोट डाउन कर लें। अच्छा, बैलेंस शीट अगर हमारी एक जिंदगी है ना, हमारी हमने एक क्या किया है, हमने एक छोटी सी दुकान बनाई है, उसमें हमने इक्विटी जो है वो 1 लाख रुपए की लगाई है। अब उस 1 लाख को हम क्या करेंगे, उस 1 लाख की कुछ ना कुछ चीजें लेंगे ना दुकान में हम। हमने फर्नीचर की दुकान ओपन की है, उसमें हमने जो है डिफरेंट किस्म के फर्नीचर के आइटम्स रखने थे। अब वो कैश हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया, इक्विटी जो थी ऑनर इक्विटी हमने 1 लाख रुपए का अपने उस दुकान में लगाया। अब वो क्या, वो 1 लाख रुपए हम गले में रख देंगे कि कस्टमर आएंगे तो वो कैश जो है वो हमसे परचेज करेंगे, ऐसा तो नहीं है। हमने फर्नीचर का कारोबार शुरू किया है ना, तो फर्नीचर के आइटम्स हम उस 1 लाख से लेंगे। ऐसे ही ना, 1 लाख के हम फर्नीचर के आइटम्स लेंगे। अब वो 1 लाख के जो फर्नीचर के आइटम्स हैं वो हमने कारोबार में रख दिए, लाके अपनी दुकान में रख दिए। अब ये फर्नीचर के आइटम्स क्या थे, ये फर्नीचर के आइटम्स वो थे जो हमने, ये हमारे रिसोर्सेज थे, ठीक है, जो हमने जो हमें फायदा देंगे अभी आज ही, कि अभी भी कोई कस्टमर आ सकता है ना, आज फायदा देंगे, या ये कल हमारे बिजनेस में फायदा देंगे। वो क्यों फायदा देंगे, क्योंकि वो हमें इस्तेमाल करने हैं कोई भी चीज़ सेल आउट के लिए। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें जो हैं उनसे कंफ्यूज नहीं होना। पहली ये चीज़ के फर्नीचर हम ले आए, ठीक हो गया, फर्नीचर हम ले आए 1 लाख रुपए का, और वो ला के हमने कारोबार में रख दिया। अब उस फर्नीचर के कुछ हिस्से वो थे जो आपने कारोबार में इस्तेमाल करने थे पूरी, जब तक अपनी दुकान, आपकी दुकान रहनी थी। और कुछ उसके फर्नीचर के वो हिस्से थे जो आपने सेल आउट करने थे, क्योंकि आपने फर्नीचर की दुकान बनाई है। मैंने इसलिए थोड़ी मुश्किल एग्जाम्पल आपके लिए वो की है सिलेक्ट, मैं टफ भी कर सकता था। तो क्या है कि अब उसके वो फर्नीचर का वो पार्ट्स या वो फर्नीचर जो वो अपने दुकान में उस कारोबार के लिए इस्तेमाल करेगा, वो उसके एसेट्स कहलाएगा, वो उसके रिसोर्सेज कहलाएंगे, क्योंकि वो इन फ्यूचर या अभी उसे मुनाफा दे रहे हैं, क्योंकि वो उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। कुर्सी है वो उसका एसेट है, क्योंकि वो उस पर बैठा हुआ है, उस पर बैठ कर वो अपना कारोबार चला रहा है। अगर उसका टेबल है, टेबल पे उसने अपने डिफरेंट आइटम्स रखे हुए हैं, चीज़ें रखी हुई हैं, लोगों के साथ डील करता है, तो वो टेबल के कारोबार में रिसोर्सेज है जो अभी भी उसके क्या कर रहा है, बेनिफिट दे रहा है, इकोनॉमिकल बेनिफिट दे रहा है, और फ्यूचर में भी वो क्या देगा, उसे इकोनॉमिकल बेनिफिट देगा। तो क्या है, वो इसका एसेट्स कहलाएगा। लेकिन साथ ही उसकी एक अलमारी पड़ी हुई है, और वो उसके ऊपर सेल का टैग लगाया हुआ है कि ये चीज़ सेल आउट के लिए रखी हुई है, तो वो क्या है, वो उसका एसेट्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो उसका एसेट्स नहीं कहलाएगा, वो उसका सेल आइटम कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या फर्क हुआ कि ऐसे एसेट्स, एसेट्स क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो किसी भी ऑनर ने या किसी भी बिजनेस ने अपने पास रखे होते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, कारोबार के इस्तेमाल के लिए, ताकि वो उन्हें क्या कर सके, कारोबार में इस्तेमाल कर सके, तो वो एसेट्स कहलाते हैं। और ऐसे आइटम जो उसने सेल रखे होते हैं परचेज और सेल के लिए, वो उसे सेल आइटम्स कहला रहे होते हैं। ठीक हो गया, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना।
लायबिलिटीज मैंने आपको बताया था, डेट्स को हम लायबिलिटीज कहते हैं। जो अब यहाँ से बैलेंस शीट में लायबिलिटीज से क्या मुराद है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लायबिलिटीज जो होती हैं ये शॉर्ट भी होती हैं, लॉन्ग भी होती हैं। अब ये किस तरह हो सकती हैं शॉर्ट और लॉन्ग? अब ये इस तरह हो सकती हैं कि आपका कारोबार है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये इनमें फ़र्क क्या है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज जो होती हैं वो एक साल तक होती हैं, जिनका टेन्योर हो या जिनका ड्यूरेशन होता है वो एक साल तक होता है, जिन्हें हमने पे करना होता है एक साल के अंदर अंदर। ये चीज़ें हम आगे भी पढ़ेंगे, आपने परेशानी होना, ये चीज़ें हम अलग से आगे भी पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ने का सिर्फ आप कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, आप समझ जाएंगे क्या चीज़ है ये। तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं? जो एक साल के अंदर पे किया जाता है, जिन्हें लाजमिन है कारोबार करके एक साल के अंदर अंदर पे करे, या ऐसे डेट्स होते हैं जो एक साल के अंदर अंदर पे किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कहते हैं। और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज ऐसी होती हैं जो कारोबार में एक साल से ज़्यादा अरसे तक रहती हैं। और वो जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं वो क्या होते हैं? वो कैपिटल का हिस्सा होती हैं। शॉर्ट टर्म क्या है? वो कैपिटल का हिस्सा नहीं होती। लॉन्ग टर्म जो है वो कैपिटल का हिस्सा होती हैं। ठीक हो गया? तो यह इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये आगे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि शॉर्ट टर्म या लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या होती हैं। मजीद भी हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को ही करंट लाइबिलिटीज का नाम दिया जाता है, क्योंकि वो करंट साल में इस्तेमाल होनी होती हैं। इसके नाम से भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक हो गया? अच्छा, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी क्या होती है? ये वही है, ऑनर इक्विटी का नाम ही स्टॉक होल्डर्स इक्विटी है। स्टॉक होल्डर क्यों कहा जाता है? कि इसने जो है शेयर्स को उर्दू में स्टॉक कहते हैं। कंपनी की जबान, बिजनेस की जबान में जो शेयर्स होते हैं कंपनी बिजनेस के, उन्हें क्या कहते हैं? स्टॉक कहा जाता है। या कारोबार का जो मखसूस हिस्सा जो आपने परचेज किया होता है, जितना आपने इन्वेस्ट किया होता है, उसे भी क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। स्टॉक और इक्विटी कैपिटल में कोई फर्क नहीं है इतना। स्टॉक होल्डर्स इक्विटी या ऑनर इक्विटी एक ही बात है। स्टॉक होल्डर्स ही ऑनर होते हैं। ऑनर्स को दूसरी जबान में स्टॉक होल्डर्स आप कह सकते हैं कारोबार में। तो स्टॉक होल्डर्स इक्विटी या ऑनर इक्विटी वो ऐसा हिस्सा होता है जो कारोबार में कोई मालिक या ओनर्स लगाते हैं। ठीक हो गया? ये हमने पढ़ा था। अब इसमें आया है एज ऑफ स्पेसिफिक पीरियड या डेट। एज ऑफ स्पेसिफिक डेट। तो क्या है कि ए लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड स्टॉक होल्डर्स इक्विटी एज ऑफ स्पेसिफिक डेट, क्योंकि ये एक खास टाइम में बनाई जाती है, खास तारीख को बनाई जाती है। ये उस तारीख के अलावा ये पूरे साल की नहीं होती। जो वो होता है ना अपना, जो इनकम स्टेटमेंट होती है वो फिर भी पूरे साल की होती है। फॉर द मंथ, फॉर द ईयर, वो पूरे साल के लिए होती है। लेकिन जो बैलेंस शीट होती है ये एक दिन में एक खास तारीख को बनाई जाती है। उसी तारीख को ही शो कर रही होती है कि इस तारीख पे क्या उस कंपनी की पोजीशन क्या है, उसके एसेट्स कितने हैं, उसकी लाइबिलिटीज कितनी है, उसकी ऑनर इक्विटी कितनी है। सारी को जिसमें हम शो करते हैं किसी भी कारोबार की एसेट्स, लाइबिलिटीज और ऑनर इक्विटी को जिस शीट में हम शो कर रहे होते हैं उसे बैलेंस शीट कहा जाता है। और इसे बैलेंस शीट का नाम क्यों दिया गया है? मतलब कि बैलेंस शीट मतलब कि ये ऐसी शीट होती है, ऐसा कागज होता है जो बैलेंस होता है दो तरफ से। दो तरफ से किस तरह, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। कि एक कारोबार जो है ना, आपने सबने याद रखना है कि बिजनेस स्टूडेंट्स, नॉन बिजनेस स्टूडेंट्स सबने याद रखना है कि बैलेंस शीट जो है ये कंपनी जो है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट दस्तावेजात होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये स्टेटमेंट होती है किसी भी कंपनी की। और ये पूरी एक इक्विटी पे चल रही होती है, इक्वेशन पे चल रही होती है ये पूरी। जिस तरह मैथ की कुछ इक्वेशंस होती है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसी तरह अकाउंटिंग की एक खास इक्वेशन है जिसके ऊपर अकाउंटिंग या जिसके ऊपर पूरा कारोबार चल रहा होता है। वो एक इक्वेशन है, वो आगे जाकर मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो हमने क्या पढ़ा? बैलेंस शीट ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें एसेट, लायबिलिटीज और ऑनर इक्विटीज वगैरह शामिल होती हैं। ठीक हो गया? तो ये इसका क्या मतलब कि इसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है ये भी मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि पिछले दोनों फॉर्मेट मैंने आपको शो कराए हैं, इसका फॉर्मेट भी मैं आपको यहाँ पे शो करा देता हूँ। तो इस किस्म का कुछ इसका फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का। सबसे पहले नेम ऑफ द एंटिटी आ जाता है। नेम ऑफ द एंटिटी मतलब कि नेम ऑफ कंपनी या नेम ऑफ उस पर्सन के जिसके नाम से बनी हुई है या कंपनी जिस नाम से है। फिर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना, एज ऑन 31 मार्च, मतलब कि 31 मार्च को ये बनाई गई है। मतलब कि 31 मार्च को कंपनी की क्या पोजीशन है उसको ये शो कर रही है। लेकिन इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट को, इनकम स्टेटमेंट या ऑनर इक्विटी को देखें, वो फॉर द ईयर होगा, फॉर द मंथ होगा। मतलब कि उस महीने के लिए, पूरे महीने के लिए।
तो उस पूरे साल के लिए। लेकिन बैलेंस शीट क्या है, ये एक खास दिन को बनाई जाती है ताकि उस खास दिन पे पता चल सके कि उसकी क्या पोजीशन है। ठीक हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें दो साइडें होती हैं, लेफ्ट साइड होती है, ठीक है, और इसमें राइट साइड होती है बैलेंस शीट में। लेफ्ट साइड में क्या होता है, लाइबिलिटीज और प्लस ओनर इक्विटी शामिल होती है। राइट साइड में एसेट शामिल होता है। ठीक हो गया। अब लाइबिलिटीज दो किस्म की मैंने आपको बताया था, करंट लाइबिलिटीज या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती हैं, दूसरी नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं। ठीक हो गया। क्या हुआ, करंट लाइबिलिटीज या नॉन करंट लाइबिलिटीज, हम इसे दूसरा नाम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ठीक हो गया, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और ये क्या हो गया, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। इस नाम से आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप सेट कहीं पे सर्च करेंगे, डिफरेंट बुक्स देखेंगे, कहीं पे यहाँ पे लिखा होगा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, कहीं पे लिखा होगा करंट लाइबिलिटीज, यहाँ पे क्या होगा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होगा या नॉन करंट लाइबिलिटीज होंगे। ठीक है। तो इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैंने आपको बता दिया था करंट लाइबिलिटीज ऐसी लाइबिलिटीज होते हैं जो करंट ईयर में, जिस साल में वो कारोबार काम कर रहा है, जिस साल में ये स्टेटमेंट बनाई जा रही है, उस साल में उन्होंने पे करनी होती है, या एक साल से कम दौरानिया जिनका होता है। और नॉन करंट ऐसी होती हैं जो एक साल से ज्यादा दौरानिया की होती हैं। अब मैंने आपको बताया था कि ये स्टेटमेंट, और राइट साइड पे करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स होते हैं। अब करंट एसेट्स कौन से होते हैं, ऐसे एसेट्स होते हैं जो एक साल के अंदर अंदर कंज्यूम हो जाएंगे, या एक साल के अंदर जो क्या हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे। और नॉन करंट या फिक्स ऐसे होते हैं जो एक साल से ज्यादा अरसा तक होते हैं, एक साल से ज्यादा अरसा तक चलते हैं एसेट्स, वो क्या कहलाएंगे, हमारे नॉन करंट एसेट्स कहलाएंगे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, तो आपका लैपटॉप जो है या आपका मोबाइल है, ये करंट है, एसेट है या नॉन करंट एसेट है। पहली बात तो ये एसेट है, ऐसे ही है ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये इकोनॉमिकल बेनिफिट हमें आज भी दे रहा है, या आज दे रहा है या फ्यूचर में भी देगा। आज नहीं दे रहा तो फ्यूचर में भी देगा। तो क्या ये हमारा एसेट है ना। आपकी वॉच है, वो आपका एसेट है। आपका बैग है, वो आपका एसेट है, क्योंकि वो अब बैग आपका जो है एक साल के अंदर खत्म हो जाता है, उसकी ऐसी क्वालिटी होती है, वो एक साल के अंदर खराब हो जाता है, तो वो करंट एसेट है। वॉच आपकी नॉन करंट एसेट है, क्योंकि वो 3 3 4 4 5 5 साल चलती है। ठीक हो गया। आपका लैपटॉप जो है वो नॉन करंट एसेट है या फिक्स एसेट है, क्योंकि वो उसकी जिंदगी एक साल से ज्यादा की है। ऐसे ही आप अपने घर, अपना घर जो है वो फिक्स एसेट्स है, क्योंकि वो उसकी जिंदगी जो है घर की एक साल से ज्यादा है। ठीक हो गया। आपकी डोर बेल है, वो साल के यूजली एक साल में वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, तो वो क्या है, करंट एसेट है आपका। तो इसके ऊपर आप ना जाएं, ये चीजें बाद में मैं एक एक चीज को आपको समझाऊंगा कि करंट एसेट में कौन कौन से एसेट्स आते हैं, फिक्स एसेट में कौन कौन से करंट एसेट्स आते हैं, करंट लाइबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं। ये मैं आपको इन डिटेल पढ़ाऊंगा। इन डिटेल क्यों पढ़ाऊंगा, इसका ताल्लुक जो है वो कैपिटल बजटिंग वाला जो सवाल आएगा उससे भी बनता है। सिर्फ इसका ताल्लुक सिर्फ यहाँ पे नहीं बनना, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में नहीं बनना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, बल्कि इसका ताल्लुक कैपिटल बजटिंग में भी जाके पढ़ना है। तो इस वजह से क्या करेंगे, इसे हम आगे जाके भी इसे देखेंगे, यहाँ पे भी इंशाल्लाह ताला इसे हम देखेंगे। बाज़ का तो वो पता है क्या करता है सवाल में आपके, अब ये चीज़ें आपको समझने के लिए क्यों ज़रूरी है। बाज़ एक सवाल ऐसा आया हुआ था, इसके फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में एक पेपर हुआ था डिस्ट्रिक्ट का, उसमें एक सवाल आया हुआ था, उसने डिफरेंट आइटम्स दिए हुए थे, क्योंकि उन्हें पता है कि नॉन बिजनेस स्टूडेंट्स भी होते हैं। उन्होंने क्या किया हुआ था, उसने काफ़ी आइटम्स दिए हुए थे, नॉन करंट एसेट 3 4 किस्म के दिए हुए थे उन्होंने। ठीक हो गया। उन्होंने जो है, उन्होंने क्या 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 दिया हुआ था, उन्होंने डिफरेंट आइटम्स दिए हुए थे, उन्होंने कुछ 4 5 किस्म के करंट एसेट्स दिए हुए थे, 4 4 5 किस्म के नॉन करंट फिक्स एसेट्स दिए हुए थे। उन्होंने जो है कुछ जो उन्होंने लाइबिलिटीज दी हुई थी, मतलब मिक्स करके, कुछ करंट थी कुछ फिक्स थी। अब वो उन्होंने कहा हुआ था कि आप अपनी बैलेंस शीट बनाएं और उन्हें शो करें कि किस तरह बनती है या किस तरह होगी। तो वो सारा जो है उन्होंने क्या, फिर आप स्टूडेंट्स में देख कर, जिन स्टूडेंट्स को ये आता था सारा फॉर्मेट, या ये फॉर्मेट आता था, ये उन्हें पता था बैलेंस शीट में क्या क्या होती है, किस तरह होती है, तो वो उन्होंने इसलिए बना लिया था उसे। तो बना भी, आप भी इंशाल्लाह बना रहे हैं, क्योंकि आपको पता चल गया होगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं मैंने आपको बताया, एक साइड पे क्या करते हैं, लाइबिलिटीज लिखते हैं, एक साइड पे एसेट्स लिखते हैं, और ये दोनों साइडें हमेशा बराबर होती हैं। अब ये सॉरी, यहाँ पे मैं सिर्फ लाइबिलिटीज को लिखा है, यहाँ पर लाइबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी आएगा, प्लस ओनर इक्विटी आएगा। यहाँ पर क्या है कि राइट साइड पे एसेट्स आते हैं, ठीक हो गया,
लेफ्ट साइड पे क्या आता है, लाइबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी आता है। अब जितने भी आपके एसेट्स होंगे, जितने भी आपके एसेट्स होंगे, फर्ज करें वो 1,00,100 मिलियन के थे, उतने ही आपके लाइबिलिटीज और कैपिटल होगा, वो भी आपके 100 मिलियन के ही होंगे। अब ये एक बैलेंस या है, या जो इक्वेशन है, ये इस्तेमाल की जाती है, जो बैलेंस शीट में इस्तेमाल होती है। अब ये क्यों इस्तेमाल होती है, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब आप कोई भी कारोबार शुरू करते हैं ना, तो आप उसमें कैश वगैरह लेके जाते हैं। जब आप उसमें कैश वगैरह लेके जाते हैं तो उससे आप क्या करते हैं, कैश से आप उससे जाके राखी नहीं देते अपने ड्रा में, बल्कि उससे आप चीज़ें परचेज करते हैं ताकि अपने कारोबार में लगा सकें। और वो 100 रुपये का अगर कारोबार में आपने 100 रुपये लगाए हैं खर्च करें, तो 100 रुपये की ही आप चीज़ परचेज करेंगे। ठीक हो गया। अगर आपको 100 रुपये की चीज़, सौ आपको 150 रुपये की चीज़ें चाहिए थी, आपके 100 रुपये थे, तो 100 रुपये के तो आपने एसेट्स ले लिए यहाँ पे, फिक्स और करंट। 100 रुपये के तो आपने एसेट्स ही ले लिए ना, जो आपके क्या थे, कैपिटल था, जो ऑनर इक्विटी थी, या जो जिन्होंने किन्होंने लगाया था, मालिकान ने लगाया था, 100 रुपये का तो वही था आपका। तो बाकी लेकिन आपको 50 रुपये के और भी चाहिए थे, 50 रुपये के और एसेट भी चाहिए थे, वो आपने 50 रुपये के और ले लिए, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, 150 हो गए। तो जहाँ पर 100 थे आपके, यहाँ पर देखें, यहाँ पर 100 थे, तो ये 100 तो वो थे मालिकान से लिए थे। मालिकों ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, अब आप बाहर से ले लें उधार, और वो ला के फिर आप यहाँ पे बाकी जो 50 के जो आपने एसेट्स लिए ना, हम तो नहीं देते, उधार लेके आप ले लें ये चीज़ें। तो वो क्या करता है फाइनेंशियल मैनेजर, वो जाके जो है उधार ले लेता है या डेट ले लेता है। वो नहीं बताता कि ये करंट डेट है या लॉन्ग टर्म डेट है। उस 50 रुपये के क्या करता है, 50 रुपये का वो जाके उधार ले लेता है, और वो उधार जो क्या है, वो इस साइड पे लेफ्ट साइड पे ही जमा कर देता है उसे। तो यहाँ पर वो क्या कर देता है, 150 कर देता है पूरा, ताकि ये जो 100 मालिकान का था, 50 उधार वाला था, डेट था, तो ये क्या बना था, ये लेफ्ट साइड बराबर थी, और राइट साइड ऑटोमेटिक बराबर हो गई थी, क्योंकि उसने पहले 100 रुपये के एसेट्स परचेज किए थे, फिर 50 को उसने बाद में एसेट्स परचेज कर लिए, तो 150 को इसके लेफ्ट और राइट साइड बराबर कर दी। तो क्या हमने पढ़ा, बैलेंस शीट एक ऐसी शीट होती है जिसमें 3 चीज़ें दर्ज की जाती हैं, उसमें लाइबिलिटीज दर्ज की जाती हैं। हमने क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा कि बैलेंस शीट क्या होती है, ऐसी शीट होती है, ऐसी दस्तावेजात होती है जिसमें क्या कहते हैं, लाइबिलिटीज दर्ज की जाती हैं, जिसमें एसेट्स दर्ज किए जाते हैं, और जिसमें ऑनर इक्विटी या कैपिटल दर्ज किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे हम बैलेंस शीट कहते हैं। और हमेशा याद रखना है कि राइट साइड और लेफ्ट साइड और राइट साइड हमेशा बैलेंस शीट की बराबर ही होंगी, कभी भी ये अनइक्वल नहीं हो सकती। ये रूल ऑफ बिजनेस है कि बैलेंस शीट जो है वो हमेशा लेफ्ट और राइट साइड इसकी बराबर होंगी। अगर एसेट्स उसने 100 रुपये के खरीदे हैं, तो वो या तो 100 के 100 क्या कर लेगा, कैपिटल से ले लेगा, या वो क्या करेगा, 50 कैपिटल से ले लेगा और 50 वो उधार ले लेगा, लेकिन उसकी साइड दोनों बराबर ही रहेंगी। इसके लिए जो इक्वेशन मैंने आपसे अभी कहा था, इसके लिए क्या होता है, एक इक्वेशन इस्तेमाल होती है, इसे हम देख लेते हैं। तो जिसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन का नाम देते हैं, उसे क्या नाम देते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन का। उसमें क्या होता है, एसेट्स होता है राइट साइड पे, राइट साइड में क्या होता है, एसेट्स होते हैं, और लेफ्ट साइड पे उसमें क्या होती है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। ठीक हो गया। लेफ्ट साइड में इसमें क्या होता है, लाइबिलिटीज और कैपिटल या ओनर इक्विटी। कैपिटल मीन्स क्या, ओनर इक्विटी होती है उसमें। ठीक हो गया। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। एसेट्स इज इक्वल टू मीन्स के लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। तो ये पलड़ा है, ये बराबर होता है। अब यहाँ पर अगर देखें ना, तो एक घर शो कर रहा है, एक गाड़ी शो कर रहा है। तो ये शो ये कर रहा है कि एक गाड़ी गाड़ी जो है ये हमारी कंपनी की गाड़ी है, जो मुलाजमीन को लेकर भी आती है, लेकर भी जाती है। या ये वो गाड़ी है जिसमें हम क्या करते हैं, मटेरियल वगैरह लेकर आते हैं, या ये वो गाड़ी है जो चीज़ें सेल आउट करने के लिए जाती है। एक ये गाड़ी हमने ली थी, और एक ये फैक्ट्री की एक बिल्डिंग ली थी हमने। ये हमारी बिल्डिंग है जिसमें हम चीज़ें बना रहे हैं। तो ये दो चीज़ें हमने ली, ये कहाँ से ली, इनके दो ही ज़राए हो सकते हैं, या तो ये कैपिटल ज़राए होगा, मालकान से आएगा, ऑनर इक्विटी होगी, या ये लाइबिलिटीज होंगी, उधार चीज़ें आएंगी इसकी। इसके अलावा ये कहीं से नहीं आ सकती। ये दो चीज़ क्या थे, हमारे एसेट्स थे,
ये एसेट्स कहाँ से आ सकते हैं, किसी भी कंपनी में एसेट दो जगह से आ सकते हैं, या इक्विटी से आ सकते हैं ऑनर इक्विटी से, या वो लायबिलिटी से आ सकते हैं। इसके अलावा कहीं से भी नहीं आएंगे वो। तो क्या कहा कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी या कैपिटल, ऑनर इक्विटी या कैपिटल। ठीक हो गया, ये एक इक्वेशन है जो इस्तेमाल की जाती है बैलेंस शीट में। चलिए, हमने तीन चीज़ें पढ़ ली। हमने पढ़ा कि सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट पढ़ी हमने कि इस स्टेटमेंट में जिसमें इनकम और एक्सपेंस दर्ज किए जाते हैं। फिर हमने ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट पढ़ी, जिसमें ऑनर इक्विटी जो है, या जिसे रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, जिसमें प्रॉफिट के बारे में बताया जाता है, उसका फर्दर किस तरह डिवीजन की गई है। तीसरी फिर हमने पढ़ा कि बैलेंस शीट होती है, जिसमें एसेट्स, लायबिलिटीज और ऑनर इक्विटी को दर्ज किया जाता है, या उनके आइटम्स को दर्ज किया जाता है। ठीक हो गया। चलिए, ठीक हो गया। इसके बाद जो है, इसके बाद अगर हम चलें तो फोर्थ हमारे पास बच जाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले हमने इनकम स्टेटमेंट को पढ़ा, फिर हमने रिटर्न अर्निंग स्टेटमेंट को पढ़ा, फिर हमने बैलेंस शीट को पढ़ा। अब लास्ट हमारे पास बच जाती है, वो क्या बचती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने पहले भी आपको बताया था, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कैश का जो फ्लो होता है, फ्लो क्या हो सकता है, वो फ्लो आउट भी हो सकता है। ठीक हो गया। और वो फ्लो इन भी हो सकता है। दो किस्म का फ्लो होता है ना, या तो इन होता है या आउट होता है। कभी सुना है कि फ्लो मतलब किस्म का भी हो। तो फ्लो क्या है हमारा, आउट भी हो सकता है, इन भी हो सकता है। तो क्या है कि एक ऐसी स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसमें कैश का जो फ्लो है या आउट या इन, उसको दर्ज किया जाता है। ठीक हो गया। उस स्टेटमेंट में हमने कैश पेमेंट जो है, मतलब कि आउट फ्लो है, जिनसे कैश की जो पेमेंट है या कैश जो बाहर गया है, उसको भी दर्ज करते हैं। इसमें इन फ्लो इन जो होता है, कैश फ्लो इन जो होता है, मतलब कि जो सीट्स होते हैं या पैसा या कैश जो कंपनी में आता है, कारोबार में आता है, वो हमारे सीट्स कहलाते हैं, उसको भी दर्ज किया जाता है। इन दोनों चीज़ों को दर्ज किया जाता है, वो किस में किया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में दर्ज किया जाता है। मीन्स क्या है कि समरी ऑफ ईच रिसीट्स एंड कैश पेमेंट फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अच्छा, आप लोगों मोस्टली ये जो चीज़ है ना, इससे आप लोगों ने बिल्कुल भी वो नहीं होना। ये जो आखिर में आता है, सच एज मंथ और ईयर, इस चीज़ों से आपने पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं होना। ये मैं एक दिन आपको बता दूंगा कि क्या होता है कि ये, बल्कि अभी से याद रखने के जो बैलेंस शीट होती है वो एज ऑन कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, बैलेंस शीट एज ऑन कहलाएगी, क्योंकि वो एक खास तारीख को बनाई जाती है और खास तारीख वो मेंशन की जाती है। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट, या ऑनर स्टेटमेंट, ये इसी का नाम है, या हमारी होगी इनकम स्टेटमेंट, वो फॉर द ईयर या फॉर द मंथ कहलाएंगी, क्योंकि वो क्या है, पूरे साल को की पोजीशन को शो करेंगे, पूरे साल को शो करेंगे। लेकिन बैलेंस शीट उस तारीख को शो करेगी, किस तारीख को उसकी क्या पोजीशन है। इसीलिए बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट का नाम भी दिया जाता है। क्या हो गया, बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन या पोजीशन स्टेटमेंट का नाम भी उसे दिया जाता है। ठीक हो गया। तो हमने क्या पढ़ा, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ऐसी स्टेटमेंट है जो कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट को दर्ज करती है। किसी भी कारोबार की एक ऐसी स्टेटमेंट जो किसी भी कारोबार की कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट को दर्ज करती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो कहते हैं। कैश रिसीट्स कभी भी उधार नहीं हो सकती, याद रखिएगा। इसमें उधार की चीज़ें बिल्कुल नहीं आएंगी। कैश पेमेंट, कैश रिसीट्स, मतलब कि जो कैश है, ओरिजिनली कैश है, उसकी उसको देना, उसको लेना, उसके अंदर आज होगा। उधार का इंद्राज इसमें बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर है। चलें, क्लियर है। इसके बाद जो है, अब बाकी तो मैंने आपको फॉर्मेट दिखाए थे, इसका फॉर्मेट भी मैं आपको शो करा देता हूँ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो है, उसमें उसके तीन पार्ट्स होते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि बैलेंस शीट के दो हिस्से थे, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट और राइट जो है, उसमें क्या है, दो हिस्से हैं। एक लेफ्ट साइड पे हम क्या लिखते थे, लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। राइट पे हम एसेट्स लिखते थे। मतलब बैलेंस शीट के तीन थे जो मेन हेडिंग्स थी, जो मेन पॉइंट्स हैं। इसी तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट के भी तीन होते हैं। एक होता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तीसरा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब जो है क्या है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, वो ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कैश के को आउट को या इन को दर्ज करते हैं, जिसमें हम, तो कैश आउट या इन तीन वजह से हो सकता है, तो तीन वजह से ही हो सकता है।
तो 3 वजह कौन कौन सी हो सकती हैं वो हम इन फ्यूचर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ बता देता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहलाता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग से क्या मुराद है? ऑपरेशन। ऑपरेटिंग से, ऑपरेशन से निकला हुआ है ऑपरेटिंग। ठीक है। तो मीन्स के ऐसी एक्टिविटीज ऑपरेशनल एक्टिविटीज, ऑपरेशनल एक्टिविटीज मीन्स के आपके कारोबार के ऑपरेशंस। तो आपके कारोबार के ऑपरेशन से, परचेज सेल से, या चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी कैश जाएगा या आएगा उससे रिलेटेड, उसको हम क्या करेंगे, कहाँ पे दर्ज करेंगे? उन्हें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहलाएंगी और उन्हें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की कॉलम में दर्ज करेंगे। ठीक हो गया? दोबारा सुन ले। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से क्या मुराद है? ऑपरेशनल एक्टिविटीज। ऑपरेशनल एक्टिविटीज मतलब के सेल्स एंड परचेज और एक्सपेंस। ठीक हो गया? सेल्स, परचेज और एक्सपेंस, उससे रिलेटेड कोई भी कैश जाएगा या हमारे इसमें आएगा, उसे क्या कहलाएंगे हम? उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक हो गया? दूसरा जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहलाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अगर कोई कंपनी के एसेट्स हैं, कंपनी के एसेट्स हैं, मैं आसान जबान में इसे समझा देता हूँ। किसी भी कंपनी के एसेट्स जो हैं उनके सेल और परचेज जो है उससे उसके कंपनी के एसेट्स जो हैं उनके सेल और परचेज से जो कैश जो है जो आएगा या जाएगा उसका इंदराज कहाँ पे करेंगे? उसका इंदराज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कराएगा। ठीक है? उसका इंदराज हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में करेंगे। और तीसरी एक्टिविटीज कौन सी होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब यहाँ से मैं आपके नॉलेज दोबारा क्लियर कर देता हूँ। काइंडली अपनी चीज़ों को रिवाइज कर लिया करें सारे स्टूडेंट। जब तक आप चीज़ों को क्लियर दोबारा रिवाइज बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो आप अपने गोल तक नहीं पहुंच सकेंगे। आगे जो जो चीज़ें आएंगी, अब हम अपना जो लेवल है उसे अपग्रेड करते जा रहे हैं, मुश्किल से मुश्किल की तरफ होते जा रहे हैं। पहले मैंने चीज़ें कुछ उर्दू में भी लिखी थी, आप लोगों को ज़्यादा खींचा था चीज़ों को, वो इसलिए खींचा था कि ताकि उन पर बात ज़्यादा लंबी हो, ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर हों। अगर एक तरह समझ नहीं आ रही, दूसरी तरह समझ आ जाए, तीसरी तरह आ जाए, चौथी तरह आ जाए। अब हम चीज़ों को थोड़ी सी एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं। अब चीज़ों को जल्दी पिक करना भी सीख गए होंगे, जल्दी पिक भी कर रहे होंगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ी सी मुश्किल की तरफ जा रहे हैं। ठीक हो गया? तो चीज़ों को समझने की कोशिश करें और उन्हें रिवाइज करते रहें ताकि आप लोग जो है चीज़ों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते रहें फ्यूचर में। तो तीसरे की तरफ जाने से पहले हमने पढ़ा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो ऑपरेशन से होती हैं, जिनका लिंक ऑपरेशन, ऐसे कैश एक्टिविटीज जिनका लिंक ऑपरेशन से हो सकता है। ऑपरेशन क्या है? सेल्स हो सकता है, परचेज हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है। ठीक हो गया? फिर एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कौन सी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो एसेट्स के सेल परचेज से जिनसे कैश आता है या जाता है वो दर्ज होता है यहाँ पे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती है? फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस का मतलब पढ़ा था हमने, फाइनेंस हाउ टू मैनेज मनी। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने पढ़ा था कि पैसा कहाँ से आना है, उसे कंट्रोल करना है, उसे प्लान करना है, उसे डायरेक्ट करना है ताकि बिजनेस में अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकें। उसका नाम क्या पढ़ा था हमने? फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ही ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज निकली हैं। मतलब कि जो भी कारोबार में, आपके कारोबार में जो भी पैसा आएगा इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे वो कैपिटल से आएगा या उधार से आएगा, वो सारा जो कैश है वो अगर वो कैश की हालत में आएगा तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में वो दर्ज किया जाएगा। हो सकता है कि कोई दो मालिक थे, एक ने जमीन दे दी, एक ने उसके बराबर कैश दे दिया। अब इसमें जमीन नहीं क्या, या जमीन की इक्विवेलेंट चीज नहीं आएगी, क्योंकि जमीन जो है वो कैश में नहीं है। वो कैश में नहीं है, वो जमीन तो जमीन है, वो कैश थोड़ी ना बन सकता। लेकिन एक बंदा है, उसने कैश में दिया है, तो कैश का इंदराज इसमें आएगा क्योंकि उसने अपना पैसा क्या लगाया? कैश में लगाया। तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो क्या करते हैं? ऑनर इक्विटी को या इन्वेस्टमेंट की एंट्रीज को दर्ज करता है। वो एंट्रीज जो कैश की सूरत में होती हैं। ठीक हो गया? क्लियर है तीनों चीजें? आपको कोई किसी के भ्रम हो? ठीक है जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। आप जरा इसके हम जाके पढ़ लेते हैं, इसका जो है फॉर्मेट क्या हो सकता है जो हम फ्यूचर में देखेंगे। तो फॉर्मेट इसका ये होता है। ठीक हो गया? ईयर एंडेड December 21, यहाँ पे ईयर एंडेड आ गया है। ठीक हो गया? तो सबसे पहले कंपनी का नाम आ गया। स्टेटमेंट कौन सी है जी? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है। यहाँ पर कंपनी का नाम आ जाता, अगर इनकम स्टेटमेंट होती या इनकम स्टेटमेंट आ जाता। अगर बैलेंस शीट होती, यहाँ कंपनी का नाम आ जाता है, यहाँ बैलेंस शीट आ जाती, यहाँ पर डेट या ईयर आ जाता। ठीक हो गया? अब क्या है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले कौन से आती है? कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपके ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी कैश इन या आउट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर माइनस में हो गया कैश तो माइनस आएगा, पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे प्लस में साइन आएगा।
इन्वेस्टिंग से जो आपका आएगा, मतलब कि एसेट्स की सेल परचेज से जो कैश आएगा या जाएगा वो यहाँ पर दर्ज होगा। फिर उसमें ये सारे जमा होते रहेंगे, ठीक हो गया, ये ऐड हो जाएंगे तीनों। फिर तीसरा जो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज, कंपनी में जो पैसा लगा है, उधार का है, उधार मतलब डेट से लेकर कैश आया है या मालकान से आया है, वो यहाँ पे दर्ज होगा। तीनों को जमा हो जाएंगे, तीनों यहाँ पे क्या होंगे, या तो वो इंक्रीज हो जाएंगे या वो डिक्रीज हो जाएंगे। कैश आपके पास फर्ज करें आपके पास 100 रुपये थे, और एट द एंड ये सारे यहाँ पर आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपने कैश दिया था, वो 80 रुपये दिए थे आपने, तो जाहिर है -80 होंगे ना ये। यहाँ पर आपका कैश जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, आपने कुछ एसेट्स जो है वो सेल आउट कर दिए थे, फर्ज करें वो 20 रुपए के सेल आउट किए, तो आपके पास कैश आया तो जमा की हालत में आएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी आपके पास क्या आया, 20 रुपए आए, मालकान ने कुछ 20 रुपए आपको जो है वो कैश की सूरत में दिए। अब यहाँ पर देखें तो ये माइनस में है पहला, ये दो क्या थे, प्लस में थे, ये मिलकर 40 हो रहे थे, वो 80 हो रहे थे, तो माइनस में बैलेंस आएगा आपका, तो आपका बैलेंस -40 में आएगा ना, तो ये डिक्रीज है, ये कैश के अंदर आपके डिक्रीज हो गया कैश आपका 40 रुपये। इसी तरह कैश अगर यहाँ पर 100 का था, आपको 100 रुपये आपने चीज़ें सेल आउट की थी, 100 रुपये कैश आया था, कैश आपने लिख दिया, प्लस 20 रुपये जो है उन्होंने दिया था मालकान ने, तो सॉरी से आपने एसेट सेल आउट कर दिए थे, 20 रुपये के आपने फाइनेंस एक्टिविटीज को मालकान ने ऑनर्स ने दिए थे, तो आपके पास 140 रुपये हो गए, ठीक है 140 हो गए ना। अब ये प्लस में आ रहे, तो ये क्या है, ये इंक्रीज हो गया कैश में, ये कैश में नेट इंक्रीज कहलाएगा, ये कैश में क्या कहलाएगा, ये नेट इंक्रीज कहलाएगा, और ये कैश में नेट डिक्रीज कहलाएगा। ठीक हो गया, क्लियर है। अच्छा इसके बाद ये तो वो हो गया इंक्रीज या डिक्रीज नेट। अब पिछले साल का जो कैश पड़ा हुआ था वो यहाँ पे आ जाएगा, कैश बिगिनिंग एट ऑफ द ईयर, मतलब इस साल का कैश बिगिनिंग, और यही पिछले साल का क्या था, क्लोजिंग था या एंडिंग था, ऐसा ही है ना। पिछले साल का जो क्लोजिंग था, एंडिंग कैश बैलेंस था, अगले साल में जाके वो ओपनिंग हो जाएगा ना। कोई भी पिछले साल में थी वो चीज, पिछले साल की एंडिंग थी, नए साल में वो ओपनिंग हो गई, ऐसे ही होता है। तो क्या है कि पिछले साल का इसमें जमा कर दिया जाएगा पिछले साल वाला, ठीक है। तो ये टोटल जो बचेगा, ये कैश बच जाएगा हमारा साल के आखिर में, कैश एट द एंडेड ऑफ द ईयर, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, कैश ऑफ द एंडेड ऑफ द ईयर। और इसकी सारी जो डिटेल जो होती है ना, सारी जो डिटेल है, मैंने आपको ये बताया था ये 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं, लेकिन कहीं कहीं पे 5 भी इन्हें बताया जाता है। 5वीं कौन सी होती है, नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है, जिसे मतलब कि आपकी 4 जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इनके अंदर जो चीज़ें रूनुमा हुई हैं उनका रिकॉर्ड कहाँ पर मौजूद होता है, वो आप स्पेशल नोट्स बनाते हैं वहाँ पर होता है, ठीक हो गया। उसे क्या कहते हैं, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे भी कह रहा है कि इनकी जो डिटेल है वो कहाँ पे मौजूद होगी, इसकी डिटेल कहाँ होगी, नोट में मौजूद होगी, इसकी डिटेल नोट में मौजूद होगी, इसकी डिटेल नोट में मौजूद होगी, इसकी डिटेल नोट में मौजूद होगी, और कैश बिगिनिंग जो है उसकी डिटेल भी नोट में मौजूद होगी। तो इस तरह ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो 5 स्टेटमेंट कहलाए, ये 4 ही काफ़ी होती हैं, ये ही मोस्ट स्टैंडर्डाइज जो है वो कहलाती हैं। ठीक, ठीक हो गया, चलें जी ये क्लियर है। तो अगला हमारा टॉपिक जो है वो आ जाता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हमारा टॉपिक जो था वो क्या था, हमारा टॉपिक था जो है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उससे पहले ज़रूरी था कि हमें पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, किस किस्म की होती हैं। उसके बाद अब हमारा असल टॉपिक था वो था इंटरप्रिटेशन, कि जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पता नहीं वो उसने उसने क्या इंटरप्रिटेशन करनी है, उनकी तशरीह क्या ये तज्जिया उनके ऊपर करना है, कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही है ना। और जिसे पता है वो भी वही कर सकता है, अगर आपको पता ही ना होती डायरेक्ट मैं आपको इंटरप्रिटेशन करा देता और इंटरप्रिटेशन में आपको ये चीज़ें नहीं समझाता रहता और इंटरप्रिटेशन भी समझाता रहता उनके उनके तो फिर बस फिर आपने जो है बकरी का भलाई वो बन जाना था कि दिमाग से निकल गई है। चले जो भी था जो भी है, लीव दिस, कि आपने क्या तंग होना था, परेशानी होना था, आपसे चीज़ें फिर मिक्सअप हो जाती है, बड़ी मुश्किल हो जाती है चीज़ें करना। तो अब आपको पहले पता चल गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, अब आप इनके एनालिसिस भी कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं। अब एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। अब सबसे पहले अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे या न्यूज़ देखते होंगे तो वहाँ पर तज्जियाकार बैठे होते हैं, ठीक है। तो वो एनालिस्ट बैठे बैठे होते हैं, टीवी पर न्यूज़ एंकर जो बैठे होते हैं, तो वो चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, उन्हें देख रहे होते हैं और फिर उन्हें इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि ये कुछ हो गया है, ये क्यों हुआ है, ये किस तरह हुआ है।
जी जनाब इमरान खान को की हुकूमत गिरा दी गई है, क्यों गिराई गई है, किसने गिराई है, किसने गिराई है, तो सारे उस पर एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो वो क्या है, एनालिसिस कहलाता है, इंटरप्रिटेशन कहलाता है पॉलिटिक्स का। इसी तरह आपकी जो जिंदगी है उसका भी तो एनालिसिस होगा, इंटरप्रिटेशन होगी। इसका क्या है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ पर्सनल लाइफ, कि हु एम आई, कि अब हम कौन है, हम क्यों आए यहाँ पर, हमारा आने का मकसद क्या है। आप इस सबको एनालिसिस करते हैं, उसे इंटरप्रेट करते हैं, तो फिर अपनी अपनी जिंदगी को, ये आपकी क्या है, अपनी पर्सनल लाइफ का एनालिसिस इंटरप्रिटेशन है। इसका एनालिसिस है कि आपको अल्लाह ताला ने यहाँ पर दुनिया में अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। आपको अल्लाह ताला ने इसलिए बनाया है ताकि आप उसकी इबादत कर सकें, आप यहाँ पर समझ सकें। इंसान जो है ना, हम जो हैं, इंसान जो है वो वाहिद मखलूक है जिसको अल्लाह ताला ने अपने बाद फैसला करने की सलाहियत दी, कि वो पहले सोचे समझे और फैसला करे तो उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम पहला जो फर्स्ट स्टेप था, हम वहाँ क्लियर कर कर यहाँ पर आए हैं। हमें अल्लाह ताला ने जो है लाखों हजारों बच्चों से निकाल कर यहाँ पर खड़ा किया है। अब अल्लाह ताला ने हमें एक और मौका दिया है कि वहाँ पर आपको लाख 1 लाख बच्चे में आप थे वहाँ पे, अब आपके पास थोड़े बच्चे हैं, अब आप इन्हें क्रॉस करें, इन्हें अबूर करें, आप आगे निकल जाएं। आप जाके पैनल को बताएं कि ये ही हम थोड़े बच्चे थे, हम यही आगे निकल कर आए हैं, हम जैसा जो है, हमसे अच्छे नहीं थे बाकी, हमसे ज़्यादा अच्छे नहीं पढ़ते थे, हमसे ज़्यादा हार्ड वर्कर नहीं थे, तो हम यहाँ पर आए हैं, तो हम कुछ हैं तो यहाँ पर आए हैं। तो ये छोटा सा एक टेस्ट है, ये इतना बड़ा टेस्ट नहीं है। इसमें सिर्फ आप पास करें इंशाल्लाह ताला, इसमें पास ही वही बच्चे होंगे जो आगे जाके जो है इंटरव्यू की सक्सेस कर जाएंगे। अगर वो यही चीज़ें इंटरव्यू में पूछेंगे, वो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी आते होंगे, अपने नोट्स बनाएं आप, लाजमी अपने पास रिकॉर्ड रखें, क्योंकि इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछे जाएंगी। जो आपका ये डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट है, यही चीज़ें आपके इंटरव्यू में भी शामिल होंगी। आप इंटरव्यू इन 4-5 चीज़ों से बाहर नहीं जाना, इन 4-5 सब्जेक्ट्स के। और आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको जस्ट थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है। अपने आप को बूस्ट करें डेली बेसिस पे। आपका टेस्ट जो है वो पोस्टपोन हो गया है अगला, ये आपके लिए एक नेमत है अल्लाह ताला की, कि टेस्ट पोस्टपोन हो गया है। अल्लाह ताला खैर करे, बड़ा जिस जिस सर्कमस्टेंसेस में हुआ है वो, अल्लाह ताला सब पर करम नवाजिश फरमाए। उनके हालात अच्छे नहीं हैं, बहुत बारिशें हुई हैं, सैलाब हुई हैं, उनकी हेल्प आउट करें, शायद अल्लाह ताला ने उसमें हमारी भलाई लिखी हो। तो लेकिन ये है कि हमें टाइम थोड़ा सा मिल गया है, टाइम सूरत हाल में मिला है वो तो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर जो भी है, जिस तरह भी है, चीज़ें अच्छी होंगी इंशाल्लाह, आगे बेटर भी होंगी। तो ये बड़ा अच्छा आपके पास टाइम है, इसे अचीव करें, 3-4 माह आपके पास हैं इजीली, तो इन चीज़ों को पढ़ें। मैंने कुछ बच्चों के असाइनमेंट्स चेक किए हैं, तो उसमें काफ़ी इश्यूज थे। तो यकीन करें, अगर आप जिस तरह में वो बच्चे थे ना, उनका कसूर नहीं है, जाहिर है वो बैकवर्ड इलाके से हैं, या वो उन्होंने तालीम जिस तरह भी हासिल की, वहाँ पे उन्हें सही तरह इंगेज नहीं किया गया, उन्हें सही तरह स्किल्स नहीं बताए गए, उन्हें बताया नहीं गया कि चीज़ों को किस तरह लिखते हैं, किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, किस तरह प्रेजेंट करते हैं। फिर भी मैं उनकी हिम्मत समझता हूँ कि यार वो यहाँ तक आ गए हैं, और इंशाल्लाह आगे भी वो कामयाब होंगे। मैं ये सोचता हूँ कि शायद इन जैसे भी और भी बच्चे होंगे जिन्हें अभी पता ही ना हो कि सवाल लिखना कितना है, किस तरह है, डिस्क्रिप्टिव सवाल लिखना किस तरह होता है। कुछ बच्चे जो हैं एक एक पेज का एक सवाल लिख कर आ जाएं तो बेहतर। मैं तो आप यकीन करें, ऐसे क्या सवाल या क्या आप उसे मिलेगा वहाँ पे, नंबर्स मिलेंगे। ये यकीन करें, आप जो है बहुत कुछ कर सकते हैं, लिखने की अपने अंदर सलाहियत लेकर आए। चीज़ों को जितना एक्सप्लोर करेंगे जानेंगे, उतने अच्छा आप लिख सकेंगे। मैटर ये नहीं होता, बात बात ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिन पर नॉलेज नहीं होता लेकिन डिलीवर बहुत कुछ कर जाते हैं। तो आप डिलीवर करने वाले बने, नॉलेज आपके पास बहुत होगा इंशाल्लाह, नॉलेज हम आपको बहुत दे जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि बहुत नॉलेज आपको दे जाएं, सिर्फ आप डिलीवर करते जाएं। कल को ऐसा ना हो कि कल को आप फेल हो जाए, कोई आपसे पूछे आपने कौन से अकेडमी ज्वाइन की थी या कौन से सर पढ़ाते थे, तो हमारी भी बेइज्जती है। ठीक है, हमारी भी इंसल्ट होगी, हमारे अकेडमी की इंसल्ट होगी। तो आप अपने आप को पहचाने, हु एम आई, कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्यों ठहरा हूँ। एक छोटा सा और ये आपके इम्तिहान, अल्लाह ताला ने छोटा सा इम्तिहान और लिया, इसे कामयाब करें। असाइनमेंट बड़े अच्छे तरीके से लिखा करें, हैंड रिटन लिखा करें। तो असाइनमेंट कम से कम आपकी 3-3.5 पेज की हो, एक एक सवाल आपका 3-4 पेज का हो, कम से कम 3-4 पेज का हर हालत में हो। 3 पेज से ऊपर आपका सवाल लाजमी जाना चाहिए, 3 से 7 पेज के दरमियान। तो जब वहाँ पर जो आपको शीट मिलेगी उसे देखकर आप अपना जो है 5 सवाल हैं तो शीट को आप डिवाइड करेंगे कि मैं इतने पेज पे मैंने एक सवाल लिखना है।
वो हम आपको जब ये सेशन हमारे एंड होंगे तो हम आपको वो भी चीज़ें बताएंगे कि किस तरह लिखना है या किस तरह वो सारा आपने करना है, उसको डिवाइड करना है। तो सवाल यहाँ से निकला था, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है तज्जिया और तशरीह। किस चीज़ का? पर्सनल लाइफ की। अगर पर्सनल लाइफ पे हो तो पर्सनल लाइफ की, पॉलिटिक्स की हो तो पॉलिटिक्स का तज्जिया और तशरीह, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसलिए कहा गया है कि एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मींस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उनकी तज्जिया और तशरीह। ठीक हो गया? या मालियाती गोशवारों का तज्जिया और तशरीह क्या कहलाएगा? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक हो गया? अब वो किस तरह किया जाता है, तज्जिया तशरीह इसकी किस तरह की जाती है, उसको हम आगे देखते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उनका एनालिसिस जो है मेनली दो चीज़ों पर किया जाता है। दो चीज़ें कौन सी हैं? वो कहलाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ ऑपरेशन। एनालिसिस पे एक सवाल इंशाल्लाह ताला लाजमी आएगा, ये मेरी बात याद रखनी, एक सवाल लाजमी आएगा। तो एनालिसिस क्या है? वो दो तरह से की जाती है। किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसका एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन दो तरह से किया जा सकता है। एनालिसिस इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है कि उसके अंदर जो चीज़ें पाई जा रही हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो चीज़ें हैं उनको आपने एनालिसिस करना है कि फलां चीज़ पाई गई है तो ये क्यों पाई गई है, कितनी पाई गई है। ठीक हो गया? फलां चीज़ एसेट्स है या एसेट्स ज़्यादा हैं कंपनी के तो वो अच्छे हैं या बुरे हैं कंपनी के लिए। डेट्स हैं वो ज़्यादा हैं कैपिटल और ऑनर इक्विटी से तो वो अच्छे हैं या बुरे हैं। कैपिटल ज़्यादा है ऑनर इक्विटी से, वो अच्छा है या बुरा है। उस सब चीज़ को देखने का नाम, उसको लिखना, उसके ऊपर तजिया करना, उसके ऊपर बोलना, उसे बताना क्या कहते हैं? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दो तरह से किया जाता है उन्हें। मटेरियल यूज्ड बेसिस पे किया जाता है, मेथड ऑफ ऑपरेशंस की बेसिस पे किया जाता है। मटेरियल यूज को दो हिस्सों में आगे फर्दर तकसीम किया जाता है, एक्सटर्नल एनालिसिस कहलाता है, इंटरनल एनालिसिस कहलाएगा। और ऑपरेशन की बेस पर जो एनालिसिस किया जाता है उसे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस कहा जाता है। तो इससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये चीज़ें जैसे मैं आपको ये टॉपिक जो है, ये पेज जो है, इसको सिर्फ आप देखें बस, इसको आप देखें, देखने के अलावा इसको कुछ ना करें। ये बहुत आसान चीज़ है, ये बहुत आसान चीज़ है, ये आप देख कर परेशान ना हो, इसे आप इजीली कर देंगे। जब अपने पढ़ना शुरू करेंगे, जब इन्हें आगे समझना शुरू करेंगे तो ये जो है आपको इजीली आ जाएगा। तो एक पेपर भी है, एक सवाल भी है, वो मैं आपके साथ आपको शो कराऊंगा। फाइनेंस स्टेटमेंट के एनालिसिस के ऊपर एक सवाल भी है। उसने पूछा हुआ है कि फाइनेंस स्टेटमेंट को किस तरह एनालाइज किया जाता है और उसके सारे जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं वो आप एक्सप्लेन करें डिटेल में। तो उसमें ये डायग्राम जिसको आती होगी या जिसने पढ़ी होगी सीएसएससी पेपर में, हालांकि सीएसएस का पेपर है, बड़ा मुश्किल पेपर है। और आप यकीन जाने, ये देखें, ये आप हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जो नॉन बिजनेस स्टूडेंट्स हैं उनको हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो आप खुद सोचें कि इतना मुश्किल नहीं है सीएसएस या पीएमएस। वो जस्ट क्या है कि मेहनत करने की जरूरत है, आपको अच्छा अच्छे गाइडर मिल जाते हैं तो वो आपको बहुत कुछ करा जाते हैं। यही सवाल है, दो तीन पेपर में आया हुआ है। तो उसको एनालिसिस के जो मेथड्स हैं वो ये ही चार पांच मेथड हैं जो आप लोग करेंगे आगे इंशाल्लाह ताला। इसमें ही फर्दर कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपने इस पेज को देखना है और समझना है कि इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है। तो बाकी जो पिछली चीज़ें हैं वो आप क्लियर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। जो है जैसे हमारा सेशन शुरू होगा 15 मिनट में मैं किसी जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे उनसे मैं खुद सवाल करूंगा, वो मुझे समझाएंगे कि सर ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है। किसी का एक्सक्यूज ना हो। ठीक है? इस हवाले से तो आज का सेशन जो है हम यहीं पे एंड करते हैं। तकरीबन 2.25 घंटे का सेशन हो गया है। तो ये क्या है इसमें, तो आपने ये सारी चीज़ें करके आनी है, देख के आनी है। इस सेशन में फिर हम फर्दर इनके ऊपर एनालिसिस को अलग-अलग से करेंगे कि किस चीज़ का बैलेंस शीट को पकड़ेंगे, फिर उसको देखेंगे उसका एनालिसिस किस तरह किया जाएगा। इनकम स्टेटमेंट को पकड़ेंगे, फिर हम उसका एनालिसिस देखेंगे किस तरह किया जाएगा। और इक्विटी स्टेटमेंट को पकड़ेंगे, उसको देखेंगे इसका एनालिसिस किस तरह किया जाएगा। उनके टर्म्स इस्तेमाल होंगी, उन्हें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। वो सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट उसमें करेंगे हम। और असाइनमेंट जो है वो नहीं, मैं इतनी नहीं देख सका क्योंकि आप लोगों के इश्यूज थे, लॉगिन के पोर्टल के, वो काफ़ी जा रहे थे। एक सिक्योर सिस्टम है ना, ज़ाहिर है आप लोगों ने, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें सिस्टम ही नहीं चलाना आता, तो उन्हें हम ज़ाहिर है डिजिटलाइज पहली दफ़ा कर रहे हैं। और जिसने नाम ही नहीं सुना गूगल क्लासरूम का, उसे हम आज यहाँ पर बैठ कर समझा रहे हैं। बाकी अकेडमियों में जाएँ ऐसा कुछ नहीं होता, बाकी अकेडमियों में मेरे नहीं ख्याल के असाइनमेंट बनवाई जाती हूँ। और वहाँ पर जब सब कुछ आपको पढ़ा दिया जाएगा एट द एंड, आप जाके वो आपको नोट्स से बने बनाए मिल जाएंगे, आप रट्टा मार रहे होंगे, याद कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। जब जहाँ पर आप लिखेंगे तो फेल हो जाएंगे। ज़ाहिर जब आपको पता ही नहीं है कि लिखना किस तरह है, आपकी राइटिंग पावर्स ही नहीं है,
आपके मेथड ही नहीं है राइटिंग का, आप अपनी तरफ से आपको पता ही नहीं है चीज़ों को किस तरह लिखना है, एक्सप्लोर करना है, तो आप वहाँ जाके क्या लिखेंगे। तो बेहतर है कि अपने असाइनमेंट्स डेली रेगुलर बेसिस भी करें। ये एक दो दिन में जो है ना, ये हमारा टेक्निकल इश्यूज हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, वो हम क्लियर कर रहे हैं, बच्चों को दिन रात हम बता रहे हैं इस तरह लॉग इन करें, इस तरह सारा कुछ करें। इस वजह से असाइनमेंट को ज़्यादातर हम देख नहीं सक रहे। आज भी मैंने 3 4 असाइनमेंट देखी है, बच्चों को रिस्पॉन्ड किया, उन्हें एक्सेस किया, उन्हें वॉइसेस भेजी, और पहले भी मैं भेजता रहता हूँ, इंशाल्लाह आगे भी भेजता रहूँगा। तो परेशान ना हो, सारी चीज़ें स्मूथली चलेंगी, बहुत अच्छी चलेंगी, जस्ट हमारे साथ जो है इस तरह कनेक्ट रहें, चीज़ों को करते रहें, और इंशाल्लाह ताला जो है आप बड़े कामयाब होंगे। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। इस बच्चे का कुछ सवाल है, क्वेश्चन है, वो अब पूछ सकता है हमसे, और कुछ वो जो भी उसे डिस्कस करना है वो काइंडली करे हमसे। म्यूट कर देता हूँ सबको। अच्छा, जो जो बच्चा जो है अपना अपना सवाल करे बारी बारी, और जल्दी करें ज़रा, मैंने भी जाना है कहीं, 2 घंटे का सेशन हो गया हमारा। वालेकुम एक्सक्यूज मी सलाम। सर। जी जी। अस्सलाम सर। हाँ जी, हाँ जी, वालेकुम सलाम। सर मैं आमिर बोलूच कोयटा से बात करूं। हाँ जी, हाँ जी। सर ये असाइनमेंट के हवाले से मैंने पूछना था। लास्ट टाइम भी असाइनमेंट मैंने सबमिट कराई थी ना सर, तो हम्म, मैंने यहाँ मास्टर्स इंटरनेशनल रिलेशंस में किया एनुअल वाइज। हम्म, तो आप यकीन जाने सर, बलुचिस्तान यूनिवर्सिटी में हमें आईआर के स्टूडेंट्स को न्यूज़ पेपर ही प्रोवाइड नहीं होता था। यहाँ हमारी एजुकेशन बिल्कुल ना होने की बराबर है। तो असाइनमेंट्स कभी हमने लाइफ में भी नहीं बनाए। असाइनमेंट्स होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, फिर भी सर जो जितना मुझसे हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ ना सर। तो मैं ये चाह रहा हूँ काइंडली सर आप मुझे बताएं कर, मुझे क्या जितनी भी स्टूडेंट्स हैं सर उनको बताएं करें हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, या हम क्वेश्चंस को जैसे हमें वो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम ऐसे आंसर दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे सर, क्योंकि तो फिर अभी। वो ठीक है, हमें वो हम कर रहे हैं बिल्कुल। अभी मैंने आपको बताया ना, कुछ चीज़ें स्मूथ नहीं हो रही थी, एक पीछे बड़ी बैकअप बैकअप नहीं होती है, बड़ा इशू होता है। इंशाल्लाह 31 तारीख तक जो साहब हमारी सारी चीज़ें हो जाएंगी। आप यकीन करें, हम दिन रात आपके लिए बैठे हुए हैं। रात में 1 2 बजे तक भी बच्चों को जवाब दे रहा था। आप खुद सोचें कि रात को 2 बजे एक टीचर बैठा हुआ, आप उन्हें बता रहे चीज़ें, ऐसा कोई करने वाला किस तरह कर सकता है। वहाँ पर क्या करते हैं, आधे घंटे का 40 मिनट का लेक्चर लेते हैं, और लाइव बोर्ड पे समझाया और चल निकल गए। तो यकीन करें, हम जितना आप पे मेहनत कर रहे हैं ना, इससे मेहनत हम रिजल्ट चाहेंगे, हम आपसे, हमारे पर आपका एक एहसान होगा। जितनी मेहनत हम आप पे कर रहे हैं, आप इतनी मेहनत करके हमें रिजल्ट शो करा दे बस। हम भी ये चाहते हैं कि वो सर हम करेंगे इंशाल्लाह सर, अपना 110% पुट करेंगे सर। हेलो, जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आवाज आ इंशाल्लाह। रही है सर आपको? आ रही है, मुझे आ रही है। सर वो कल आपने एक सिस्टर की अपना असाइनमेंट वो शेयर की हुई थी सिजरा के नाम से। हाँ जी। हाँ, उसने तो बड़ी वो, अच्छी लिखी। जी वो मैं देख रहा था सर, थोड़ा सा मुझे आइडिया हो गया था। मतलब मेरे ख्याल से उन्होंने लाहौर में या जहाँ भी रहती हैं वो, उन्होंने इंग्लिश ऐसे ही क्लासेस बाकायदा ली होगी सर। जैसे कि उन्होंने जो उनकी असाइनमेंट बनी हुई थी ना सर, सीएसएस में पीसीएस में जो ऐसे अटेम्प्ट करते हैं सेम ही ऐसे ही था सर। उनका बड़ी इंट्रोडक्शन था, फिर उन्होंने उनका बॉडी। बिल्कुल वही ना, वो मैंने आप लोगों को क्यों भेजा था, वो मैंने आप लोगों को इसलिए भेजा था ताकि आप उसे देखें और आप सोचें कि भाई हमने असाइनमेंट लिखनी किस तरह। जब तक आपको राइटिंग टेक्निक्स नहीं आएंगे, आप सवाल अटेम्प्ट करने का फायदा बिल्कुल नहीं है आप लोगों को। सही सर। हारिस अस्सलाम वालेकुम असाइनमेंट, सर। अच्छा हारिस असाइनमेंट जो है आज मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि पिछले असाइनमेंट अभी काफ़ी एक दो बच्चों की रहती है, टेक्निकल इशू है। तो और इस सवाल में असाइनमेंट बनती भी नहीं थी, क्योंकि असल जो सवाल इससे आना है वो एनालिसिस के ऊपर आना है। वो जब मुझे लगेगा मैं आपको दूंगा खुद असाइनमेंट, डोंट वरी। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सर। सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कामरान। सर एक जिसमें पढ़ रहे थे उसमें लिखा हुआ था कि डिविडेंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स। हम्म, तो सर जो डिविडेंड होता है उसमें से जो कुछ चीज मतलब अमाउंट बचती है उसको हम साइड पे रखते हैं, उसको रिटेन्ड अर्निंग कर कहते हैं। तो बिल्कुल। रिटेन्ड अर्निंग में से सर डिविडेंड कैसे निकालेंगे? मैं बताता हूँ, इसमें होता है कि आप पिछले साल आपने, ये साल जब जा रहा था 2021 जो गुजरा था, आपकी कंपनी ने 1 लाख रुपए कमाए थे, ठीक हो गया, कमाया था 1 लाख रुपया। जी सर। आपका अपना कारोबार है। अब वो आपकी कंपनी ने 1 लाख रुपए कमाया, जब वो अगले साल में गया,
अच्छा, वो उस 1 लाख में से 50,000 आपने डिविडेंड तकसीम कर दिया था प्रॉफिट से, ठीक हो गया। जी जी पचास सर। 50,000 आपने रिटर्न अपने पास सेव रख लिया। जब आप अगले साल में गए, पिछले अकाउंट्स आपने क्लोज कर लिए, नए साल में जाके जो आपको एंडिंग रिटर्न अर्निंग थी वो ओपनिंग रिटर्न अर्निंग बन गई थी, ऐसे ही है। जी सर। अच्छा, अगले साल में जाके आपको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, आप जीरो पे ठहरे हुए थे। 2022 में आपने क्या किया, ना आपको प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, ऐसे ही था। जी सर। लेकिन आपको रिटर्न अर्निंग पहले पिछले वाली शो हो रही थी 50,000 की। तो आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे या फाइनेंशियल मैनेजर्स या मैनेजमेंट ने फैसला किया इस 50,000 को भी तकसीम कर दो, तो वही रिटर्न अर्निंग उन्होंने डिविडेंड बना के आपको दे दी इस साल। ठीक, लेकिन सर फिर अगर हमें प्रॉफिट होता है तो फिर वो रिटेन अर्निंग, अगर रिटेन अर्निंग से ज्यादा प्रॉफिट हमारा हो तो फिर उसमें से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? समझिए, दोबारा बताएं। मतलब सर आप जैसे कह रहे हैं कि रिटेन अर्निंग जो है हमारी जो पिछले साल की थी, तो इस साल जो हमारा प्रॉफिट है वो मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ, हम लॉस में गए। लॉस में गए थे, रिटर्न तो अर्निंग से वो लॉस कट जाएगा। ठीक है। बाकी अच्छा। रिटर्न अस्सलाम अर्निंग, वालेकुम बाकी सर। रिटर्न अर्निंग, वालेकुम सलाम जी हमारा। सर ये आपने अभी टाइप्स पढ़ाई है ना, तो मुझे आपसे ये पूछना था कि एक फर्म या बिजनेस जो भी होता है उसमें ये चारों चीजें यूज होती हैं, बैलेंस शीट भी, कैश फ्लो बिल्कुल भी? बिल्कुल, हर कंपनी की जिम्मेदारी है कि ये बनाए, अगर वो ये नहीं बनाएगी तो वो बैन हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सिक्योरिटीज अच्छा एक्सचेंज मतलब कमीशन जो है वो अप्लाई करता है, वो अपना रूल कि ये चार्ज फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाजमी बना के अपने ऑडिटर से ऑडिट करवाएं और फिर शो आउट करें। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की साइट के ऊपर आप जाएंगे ना, अगर SECP की साइट जी पर, जी। तो वहाँ पर हर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रजिस्टर्ड कंपनी है उनकी शो हो रही होती है। और ये चारों बनी होंगी? जी, चारों कंपनी। और सर ये इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो में क्या डिफरेंस है? मतलब बैलेंस शीट में तो हम एसेट लायबिलिटीज से कर लेते हैं, तो इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो में क्या, इसमें आपने बताया था जैसे लायबिलिटीज नहीं आती, तो इसमें ये डिफरेंस है? कि जो कैश फ्लो है उसमें सिर्फ आपने कैश की एंट्रियां लिखनी है, जो कैश में हुई, सिर्फ जो कैश में हुई, चाहे उसका इंदराज बैलेंस शीट में भी हो गया था, इनकम स्टेटमेंट में भी हो गया था, उससे उससे कोई कंसर्न नहीं है। वो इसलिए ठीक बनाई है। जाती है ताकि साल के आखिर में पता चल सके कि कैश कितना बचा हुआ है। वो अलग, इनसे कोई लिंक नहीं है उसका, वो अलग से बनाई जाती है आपकी। और इनकम स्टेटमेंट में हम लायबिलिटीज भी शो कर देते हैं? इनकम स्टेटमेंट में नहीं करेंगे, लाइबिलिटीज जो हैं उसके जो है वो सिर्फ बैलेंस शीट में शो होंगे, उसमें सिर्फ ठीक है एक्सपेंस सर। और रेवेन्यूज शो होंगे इनकम स्टेटमेंट में, एक्सपेंस और सर रेवेन्यूज। इनमें डिफरेंस क्या हुआ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैं बताऊं किस किस चीज का पूछ रही हैं आप, किस किस चीज में नहीं हुआ। इनकम स्टेटमेंट में और कैश फ्लो में क्या डिफरेंस है? इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो उधार में हो चाहे वो नगद में हो, ठीक ठीक हो है। गया। लेकिन जी। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ कैश जो है इन हैंड जो कैश है उसका इंतजार किया जाता है बस। मिसाल के तौर पर मैं यस आपको सर। मिसाल इस तरह देता हूँ, आपका पर्स है, आपका पर्स है, जी जी। उसमें सिर्फ आप उसमें पैसे रखे हुए हैं, उसमें जो कैश जाएगा या आएगा वो सिर्फ कैश ही उसमें होगा ना, कैश होगा सिर्फ। वो लेकिन कैश फ्लो हो उधार, गया, ठीक जो है। उधार जो है, जो किसी से उधार लेंगे या देंगे, वो बैग को आप बैग को हाथ लगाएंगे, नहीं लगाएंगे जी बिल्कुल जी। भी, क्योंकि बैग का तो जी उसमें जी। मतलब ही नहीं है, उधार तो बाहर से एक बंदे से ले रहे हैं, और उसे आप लेता जी या जी। मोबाइल में लिख सकते हैं या कॉपी में लिख सकते हैं, बैग का मतलब जी कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो बैग आपका जी कैश जी। फ्लो स्टेटमेंट है, वो जो दुकान जो उधार चीज ले रहे हैं आप उसे दे रहे हैं वो आपकी इनकम स्टेटमेंट है, वो सब मोबाइल में लिखते हैं या पेज पे लिखते हैं। ठीक है सर, ये बैलेंस शीट में आप बता रहे थे ना कि एक स्पेसिफिक टाइम होता है, लेकिन उसमें जब आप स्लाइड्स देखें उसमें तो आप यही लिख रहे हैं कि ये मंथ के एंड पे या ईयर के एंड पे आ रहा है, तो सर इस चीज का मुझे समझ नहीं आ रहा था। बैलेंस शीट होता है ना, वो एक खास तारीख को बनाया जाता है, वो जरूरी नहीं साल के आखिर में बनाया जाए, वो आप किसी भी तारीख को बना सकते हैं, वो क्योंकि वो आपकी शो करी होती है आपकी पोजीशन को, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को, आपकी कंपनी की पोजीशन को शो करी होती है, इसलिए उसे आप कहीं भी बना लें। आपको आज जो है आप चाह रहे हैं कि आज मुझे पता चले आज की मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है मेरी कंपनी की, आज बना लें, आज रात को 12 बजे आपको पता चले, आप रात को 12 बजे बना लें, आप कल बना लें। लेकिन जो इनकम स्टेटमेंट है या जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है या कैश ऑन फ्लो। इक्विटी स्टेटमेंट है, वो या तो साल के आखिर बनेगा या मंथ के आखिर में बनेगा। ठीक है, और बैलेंस शीट ईयर में कभी भी बन सकती कभी है? भी बना सकते हैं, उस स्पेसिफिक टाइम पे बनती है। और ये बैलेंस शीट के अंदर एसेट और लायबिलिटीज हैं, तो इसमें हमें डेबिट क्रेडिट में जाने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, उसे छोड़ दें, वो फिर आप जो नॉन स्टूडेंट है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आई थिंक उसे छोड़ वो उसके डोमेन से थोड़ा सा आउट हो जाएगा। हाँ, वो इस तरह के सवाल जब तो पूछना भी नहीं ना है, तो इसको छोड़ दें उसे, वो एक लेंथी कंसेप्ट है वो।
तो वो तब जी आपके जी। कंसेप्ट क्लियर होते हैं जब आप अकाउंटिंग को पूरी करते हैं। और सर ये जो आपने कैश फ्लो का बताया था, ऑपरेटिंग डिक्रीज होगा -80, मुझे इसकी समझ नहीं आई थी। अच्छा, कैश फ्लो का, आपने अच्छा ठीक है, बताया था ना ठीक कि हो गया, ठीक हो गया। वो इस तरह होता है ना, वो इस तरह होता है कि आप एक घर में रहती हैं, ठीक है। जी जी आप घर में रहती हैं तो आपने कोई चीज़ जो है आप डेली पे सब्जियां लेने जाती हैं आप, ठीक हो गया। जी जी। आप घी लेने जाती हैं, आपके पास रोटियां ज़्यादा बच जाती हैं, उन्हें आप बाहर जाके सेल आउट कर देते हैं। इसका इंदराज किस में होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में होगा। ये रूटीन की चीज़ें हैं, डेली बेसिस पे होती रहती हैं, ठीक है। ऐसे ही है ना, डेली सब्जी लेके आते हैं, डेली जी सालन जी जी बनाते जी हैं, जी। डेली रोटियां बच जाती हैं, डेली रोटियां बेच भी दे सकते हैं। ये ऑपरेटिंग ऑपरेशन है आपका, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, डेली यूजेस की हैं। बेसिस पे। लेकिन आप जो है आपने अपना जो है सिगार मेज जो है वो सेल आउट कर दी है, आपने जो है अपनी चेयर्स या टेबल्स वगैरह सेल आउट कर दी, ये कभी कभार होता है, ये आपके एसेट्स थे जो आगे आप इस्तेमाल करने थे, बिल्कुल। इनके सेल ठीक आउट है। करेंगे या आप नए जो टेबल वगैरह लेकर आएंगे, उनका इंतजाज क्या होगा? वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में होगा। अब आपका घर है, ठीक है। ठीक है, उसमें बाहर से आपने उस घर को बनाना है, ये आपकी कंपनी है जी किसी, जी। उसमें नया पैसा आना है, किसी ने लगाना है, आपके जो है वो फादर लगाएं या आपके ब्रदर लगाएं या बाहर से कोई लोग उधार लेकर आप बैंक लगाए आपके घर में, मालिक ने दिए। हाँ वो फाइनेंस एक्टिविटीज कराएंगे आप। सो ये -80 क्यों हुआ था, मुझे इसकी समझ माइनस नहीं इसलिए आई। आया था, माइनस इसलिए आया था कि आप जो है ना आपके पास पैसे नहीं थे। बस करें आपके पैसे आपके घर में जो है कुछ रोटियां पड़ी हुई थी, और कुछ रोटियां आप बाहर, कुछ आप आटा बाहर से लेकर आए, परचेज ग्रासरी में ठीक आटा है। बाहर से परचेज करके आए। आटा आपने कैश देकर परचेज किया 100 रुपए का, ठीक है, एक दिन में तो 100 रुपए कैश का आटा आउट हो गया। कैश आउट हो गया, 100 रुपए आपने दिए। लेकिन आपके पास कुछ पुरानी रोटियां पड़ी थी सूखी, वो आपने सेल आउट कर दी, वो 20 रुपए की गई, गई 20 रुपए की। ठीक है। तो जी वो जी आपके पास आपने -100 रुपए आपके हाथ से आज चले गए, पूरे दिन में आप क्या करेंगे? आप कहेंगे आज मेरा खर्चा -100 रुपए हुआ, माइनस में इसलिए आता है जी वो, जी 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 कि जी। ज्यादा ज्यादा पैसे चले जाते हैं, कैश कम हो मतलब वो जाता है। कैश आउट हो गया। हाँ, ज्यादा कैश आउट हो गया। ठीक है ठीक है, थैंक यू हाँ, सो मच सर। ओके। वालेकुम सर, मेरा एक वालेकुम क्वेश्चन। अस्सलाम। हाँ जी। सर आपने जैसे कहा है कि ये जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है सर, ये पार्ट ऑफ कैपिटल है और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कैपिटल का पार्ट नहीं है। सर इसको जरा एक्सप्लेन कर दें, ये किस तरह से अच्छा, लॉन्ग वो टर्म ऐसा, लायबिलिटी। मैं बताता हूँ। हमेशा जिंदगी में याद रखना है, किसी भी कंपनी जो है ना उसका कैपिटल दो चीज पर मुश्तमिल हो सकता है, मैंने पहले बताया था, या वो ओनर इक्विटी होगी या वो ओनर इक्विटी प्लस डेट्स का डेट्स डेट्स होंगे। अब वो जो डेट्स होता जी था ना, मैंने आपको बताया था, या डेट्स भी हो सकता है कैपिटल का पार्ट। वो डेट्स का मतलब होगा कि लॉन्ग टर्म डेट्स। डेट्स का क्या मतलब होगा? लॉन्ग टर्म डेट्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट्स है वो हो सकता है जब तक आपकी कंपनी रहे, जब तक उस किसी ने लगाया हो कि मैं भाई मुझे आप इंटरेस्ट देते रहेंगे जब तक आपकी कंपनी है, और तब तक जो है मैं इसका इंटरेस्ट लेता रहूंगा। लेकिन जो शॉर्ट टर्म डेट्स है या करंट लायबिलिटीज है, वो सिर्फ 1 साल तक की होती है। मिसाल के तौर पर आपने किसी से जो है उधार मटेरियल लिया था, उसकी पेमेंट आपने 1 साल के अंदर अंदर करनी है, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, ठीक हो गया। लेकिन एक से किसी से आपने उधार मटेरियल लिया था और उसने कहा था कि आप चीजें इससे बनाएं, और जो है 10 साल या 15 साल बाद मुझे पैसे आपने दे देने हैं, या इसको पे इंटरेस्ट दे देना है, तो वो लॉन्ग टर्म डेट्स हैं। अब लॉन्ग टर्म डेट्स को हमेशा क्या लिखेंगे? कैपिटल का हिस्सा लिखेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म डेट्स को क्या करेंगे? हमेशा उसे अलग सेपरेट कर देंगे। जी सर, थैंक यू। चलो, हाँ जी, नेक्स्ट। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हसन। सर जी मोहम्मद इमरान बात कर रहा हूँ। सर जी ये पूछना था, ये जो आपने नोट्स टू अकाउंट, इससे वर्किंग जो चौथी स्टेटमेंट पांचवी स्टेटमेंट होती है जो आपने कहा था कैश फ्लो के बाद, ये नोट्स टू द अकाउंट जो होते हैं, ये सर इन तमाम स्टेटमेंट जो आपने बताई हैं, अच्छा इनके नोट्स भी होते हैं? जैसे सर जी इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन की जो वर्किंग के आगे इनके स्टेटमेंट में लिखे होते हैं वर्किंग नंबर 2 3, ये जो नोट्स में होते हैं इनमें वही वही वर्किंग कह सकते हैं सर जी हम? मैं बताता हूँ आप क्या करते हैं। आप अब असल में मैं नहीं चाह रहा था मैं इतनी टफ जाके पढ़ाऊँ या इतनी मुश्किल चीज़ें यहाँ पे बता दूँ कि बच्चे परेशान हो जाएं। ये जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये बाकी बच्चे नहीं वो करेंगे। ये बच्चा सिर्फ जो है ना बिजनेस वाले, थोड़ा उन्हें मैं क्लियर कर दूँ, उन्हें थोड़ा ज़्यादा पता है चीज़ों का, ज़ाहिर है जब चीज़ों को पता होता है ना, वो चाहते हैं कि इसे थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए। अब ऐसे होता है कि जब आपको क्या कोई मशीन है, मशीनरी या कोई चीज़ वो डेप्रिसिएट हो रही होती है, मतलब कि उसकी रिपेयर हो रही होती है, वेयर एंड टेयर हो रही होती है, मतलब वो जैसे पुरानी होती जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं ना, कि उसमें जो कमी आ रही होती है उसकी वैल्यू में, ऐसे ही होता है ना।
सही है अब सर। बैलेंस शीट जो मशीनरी है या कोई भी फर्नीचर है उसकी डेप्रिसिएशन के लिए मुख्तलिफ मेथड इस्तेमाल होते हैं। वो स्ट्रेट लाइन मेथड भी हो सकता है, डिक्रीजिंग मेथड भी हो सकता है, वो मैक्रोज भी हो सकता है ना। अब हम बैलेंस सही शीट है में सर। क्या, हम बैलेंस शीट में शो करा देते हैं कि 5 लाख की मशीनरी थी, इस साल 1 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस करके 4 लाख आगे हम शो करा देते हैं। बिल्कुल सर। अब उसके सबूत तो कहीं लिखने होंगे ना कि ये आपने 1 लाख कितना लिखा है, वो नोट्स में लिखेंगे हम। सही सही। बस नोट्स इसलिए होता है कि सबूत लिखने के लिए। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज और है, ये जो इनकम स्टेटमेंट, इसको स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम भी कह सकते हैं सर? बिल्कुल कह सकते हैं, एक ही बात है, कम्प्रिहेंसिव इनकम या इनकम स्टेटमेंट। ठीक है सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट किसी का सवाल है तो कहने जल्दी से करने। चलें ठीक है, क्लियर है सबके कंसेप्ट। अगर किसी को कोई इशू है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर देगा, तो मैं उसके जवाब वहाँ से भी दे दूंगा, या कभी भी किसी को मसला हो। लेकिन ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। कल नेक्स्ट जो हमारा होगा, आज 30 है, यकम से हमारे डे बाय डे होंगे। अब आपके पास टाइम नहीं बचना, रोज का लेक्चर होगा आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। अभी हम आपको स्मूथ कर रहे थे ताकि आप जो थोड़ा सा अपना जो है माइंड बना लें। अब आप लोगों का माइंड सेट हो गया है, यकम से हर लेक्चर डेली होगा और आप तैयार रहें हार्ड वर्किंग के लिए। ठीक है सर, हाँ जी हाँ जी। मैंने आपको ना मैसेज किए थे तो आपने मुझे आंसर नहीं किया था, तो काइंडली उनका रिप्लाई कर देना असाइनमेंट से रिलेटेड। चले, वो ना असल में इशू ये था कि मैं हॉस्पिटल था आज पूरे दिन, तो आपको जी लेक्चर जी देने के लिए आया हूँ। अब मुझे वापस उधर जाना है, तो बस इस जी वजह जी से ठीक मैं नहीं है। दे सका। चले, मेरी जब बात, आप फ्री हो तो काइंडली कर देना। चलें, थैंक यू सो मच। तो सब थैंक यू अपना सो ख्याल मच। रखें, अल्लाह हाफिज, मेहनत करें, अल्लाह ताला अल्लाह कामयाब करे, वादा करें अपने आप से। हाफिज़। और नमाज 5 वक्त का पढ़ा करें, अल्लाह ताला को याद किया करें, क्योंकि हर कामयाबी के पीछे आपका ईमान का हिस्सा लाजमी होता है। तो बेशक। जो है मेरे हक में भी दुआएं क्या करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।